जी सॉरी फॉर द इंटरप्शन, सिस्टम में थोड़ा इश्यू था। अच्छा, वो बात कर रहे थे हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम के हवाले से ना, तो आपको मेरी आवाज आ रही है ना जी? जी सर, आ रही है, बिल्कुल ठीक है क्लियर जी, ठीक हो गया जी। अच्छा, तो हम जिक्र कर रहे थे कि बबल सॉर्ट का, सिलेक्शन सॉर्ट का और इंसर्शन सॉर्ट का। तो इस तरह है कि एक तो मेरे पास इनकी जो है वो सेपरेट स्लाइड्स है, तो मैं उनको भी अपलोड कर दूंगा इस प्रेजेंटेशन के साथ, ताकि अगर कोई भी उसको इन डिटेल में पढ़ना चाहे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से, उसके एल्गोरिथम, तो वो सब कुछ ऑलरेडी पहले से मौजूद है। बहरहाल जो बबल सॉर्ट का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसमें जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो बबल होकर जो है वो फाइनल पोजीशन पर चला जाता है। जो सिलेक्शन सॉर्ट है उसके ये नहीं कि जो है हम कार्ड खेलते हैं, तो कार्ड के मिसाल से कि जो है वो एलिमेंट जो है वो प्रॉपर पोजीशन के ऊपर जो है वो सॉर्ट हो जाता है। यानी कॉन्सेप्ट ये होता है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड होता है, और जो प्रोसेस होता है वो हमेशा जो है वो शुरू होता है सेकेंड एलिमेंट से, कि सेकेंड एलिमेंट जो है वो कंपेयर होगा फर्स्ट एलिमेंट के साथ, और इस तरह प्रॉपर पोजीशन पर एलिमेंट सेट होते हैं। इंसर्शन सॉर्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें ये होता है कि हम बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट को स्मॉलेस्ट कंसीडर करते हैं और फिर उसको कंपेयर करते हैं पूरी लिस्ट के साथ, और जो ही हमारे पास कोई दूसरा स्मॉलेस्ट मिलता है तो वो स्वैप हो जाता है आपके स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो कि AF1 खड़ा होता है उसके साथ। तो लिहाजा ये कंपैरिजन बेस्ड जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, जैसे बबल सॉर्ट, सिलेक्शन, इंसर्शन सॉर्ट, इनका जो वर्स्ट केस रनिंग टाइम होता है वो बिग ऑफ n स्क्वायर है। हम इससे ज्यादा अच्छे की तरफ जो है वो जा सकते हैं, यानी कि हम n log n की तरफ जो है वो यूजुअली मूव कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग को जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन बेस्ड जो सॉर्टिंग मेथड्स हैं, जैसे भी जिक्र किया बबल, सिलेक्शन, इंसर्शन का, ये तमाम बिग ऑफ n स्क्वायर मेथड हैं। इनका जो एवरेज रनिंग टाइम हो वो बिग ऑफ लॉग एन है। फॉर एग्जांपल जो एग्जांपल है वो क्विक सॉर्ट के हवाले से है। और जो लॉग एन आपके पास एन लॉग एन मेथड है, जैसे मर्ज सॉर्ट और हीप सॉर्ट, इनका रनिंग टाइम ये आपके सामने जिक्र। हमारे पास नॉन कंपैरिजन बेस्ड भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, जिसको यूजुअली हम इंटीजर सॉर्टिंग कहते हैं, कि ज्यादातर जो है वो यूज होते हैं टू सॉर्ट द इंटीजर डेटा, और इनका जो रनिंग टाइम होता है वो लीनियर टाइम कहलाता है। काउंटिंग सॉर्ट जैसे फॉर एग्जांपल जो बिन सॉर्ट वगैरह ये है। अच्छी एक चीज मैं कल थोड़ा सा देख रहा था रिसर्च के हवाले से, कि अभी अभी तक ये एक्टिव रिसर्च एरिया है कि आप जो है वो जो कोई ऐसा एल्गोरिथम डिवाइस करें जिसका जो रनिंग टाइम है वो बिग ऑफ n आ जाए। अभी तक हमारे पास बिग ऑफ n नहीं है। जो लेटेस्ट है वो ये है कि बिग ऑफ n अंडर रूट log log n जो है वो इसका जो है वो सबसे बेस्ट जो है वो एल्गोरिथम कंसीडर किया जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि आप एग्जैक्टली बिग ऑफ n जो है वो नॉट अभी तक पॉसिबल है। फिर इस तरह जो रेडिक्स सॉर्ट है, बकेट सॉर्ट, ये हमने जो है वो कवर करनी है। तो ये हमारे पास इसका मेन, फिर स्टेबल वर्सेस जो है वो नॉन स्टेबल सॉर्टिंग। तो इनमें हमारी टैक्सोनॉमी है कि कुछ एल्गोरिथम ऐसे हैं जो कि स्टेबल हैं, कुछ नॉन स्टेबल हैं, कुछ इन प्लेस है, कुछ आउट प्लेस है। तो इस हवाले से रनिंग टाइम की जब हम उसको देखते हैं तो हमारे पास जो कंपैरिजन है वो यूजुअली जो है वो उनका जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो बिग ऑफ n स्क्वायर में जाता है। लेकिन जब हम डिसीजन ट्री में देखते हैं तो ये ओमेगा n log n में भी आ जाते हैं। सो जब हम कंपैरिजन सॉर्टिंग की बात करते हैं तो हमारे पास जो इंसर्शन सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है और क्विक सॉर्ट है, तो ये उनका जो है वो टेबल में जो है वो आपको दिखा रहा है कि जी क्या उसके जो है वो रनिंग टाइम होगा वर्स्ट में, एवरेज में और बेस्ट में। इसी तरह मर्ज सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है, या फिर जो है वो आपके पास जो है वो क्विक सॉर्ट है, और कमेंट्स में फिर जो है वो उनका लिमिटेशन भी साथ में जो है वो गिवन है। तो अब हम मूव करते हैं हीप सॉर्ट की तरफ। तो हीप सॉर्ट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले हमें बाइनरी ट्री के कॉन्सेप्ट को जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ता है। So a tree in which no node can have more than 2 children. So ये आपके पास जो है वो जेनेरिक बाइनरी ट्री, जिसमें आपके पास एक रूट नोड है, आपके पास लेफ्ट सब ट्री है और राइट सब ट्री कहलाता है, आ जाता है जी। The depth of an average binary tree is considerably smaller than n, even though in worst case the depth
to be as large as n minus 1. ये उसकी एग्जांपल वर्स्ट केस आपका बाइनरी ट्री. सो हीप के हवाले से जब हम बात करते हैं, सो डेफिनेशन ऑफ हीप जो है वो क्या होगी? सो बैलेंस्ड एंड कंप्लीट एक्सेप्ट एट द बॉटम लेवल. ठीक है जी. एवरी नोड हैज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स चिल्ड्रन. तो ये आपके पास जो है वो एक बाइनरी ट्री की जो है वो एग्जांपल, जिसमें आपके पास रूट नोड, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री. So जब इसका हम array implementation की बात करते हैं, so when sorted in an array A, if AI has a parent, then parent is, और उसकी किस पोजीशन पर होगा? A of I by 2. और if AI has the left child, then left child is A of 2 of I. और if AI is the right child, then right child की क्या पोजीशन होगी? A of 2I plus 1. और इसके बाद depth of जो है आपकी उसी ट्री की वो A of log of I होगी. और root node ठीक है जी, इज द मैक्सिमम मिनिमम एट द ए ऑफ लॉग ऑफ आई. तो ये आपके पास जो है वो कि आपके पास डाटा खड़ा है, तो इसको जब आप हीप में कन्वर्ट करते हैं तो फिर किस तरह होगा? एरे इम्प्लीमेंटेशन इनटू हीप ट्री. तो वो कैसे होगा कि पहला एलिमेंट 80 ये उसका रूट नोड बन जाएगा, इसके बाद 70 उसका लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, फिर 60 इसका राइट चाइल्ड बनेगा. तो ये इसके बाद आपका लेवल जो है वो 1 कंप्लीट हो गया. आप नेक्स्ट लेवल को मूव करते हैं, फिल करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट. इस तरह फिर 20 30 जो है वो चाइल्ड बन जाएंगे 70 के, 50 10 जो है वो चाइल्ड बन जाएंगे. ठीक है, आपका लेवल कंप्लीट हो गया, यानी चाइल्ड कंप्लीट हो गए. आप नेक्स्ट लेवल को जो है मूव कर जाते हैं, दैट इज 15 8, और ये आपके पास कंप्लीट हो गया. अब इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा सपोज 10th लोकेशन के ऊपर, तो वो 30 का लेफ्ट जो है वो चाइल्ड बनेगा. इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो 30 का राइट चाइल्ड बनेगा, और इस तरह फिर 50 फिर 10, और ये लेवल कंप्लीट होगा. ये नेक्स्ट आप जो है वो लेवल के ऊपर चले जाएंगे. सो आपके पास अगर इसको देखना चाहें तो 2 of 0 यानी उसमें एक नोड होगा, और इस तरह ये सारा. तो जब आप वो कहते हैं कि कंस्ट्रक्ट अ हीप, इसको कहते हैं हीपिफाई अ ट्री विद अ सिंगल नोड इज ऑटोमेटिकली अ हीप. सो वी कंस्ट्रक्ट अ हीप बाय इंसर्टिंग नोड्स one at a time to the right of the rightmost node in the deepest level. If the deepest level is full, start a new level. ये जैसे इसकी एग्जांपल थी कि आप एक नया नोड किस तरह से जो है वो इंसर्ट करते हैं, और ये लेवल कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट कहां पर आएगा? तो इसके बाद ये होता है कि जब आप इसको इस हीप को क्रिएट कर लेते हैं, हीप ट्री आपने बना लिया. अब जब इसको आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो सॉर्ट करने के लिए ये होता है कि आपके पास दो किस्म के हीप होते हैं. एक कहलाता है मैक्स हीप और दूसरा कहलाता है मिन हीप. मैक्स हीप में ये होगा कि जो पेरेंट होगा वो अपने जो चिल्ड्रन जो नोड्स होंगे, चाइल्ड होंगे, वो उनसे उसकी वैल्यूज ज्यादा होगी. और जो मिन हीप होगा, मिन हीप में हमेशा जो है वो पेरेंट इज ऑलवेज लेस देन इट्स चिल्ड्रन. सो जब हम ये एलिमेंट इंसर्ट करते हैं हीप के अंदर, तो वो उसकी जो हीप प्रॉपर्टी है उसको जो है वो निगेट करता है. सो हमारे पास प्रोसेस क्या होता है कि जैसे एलिमेंट हम इंसर्ट करते हैं तो इसको हम परकुलेट करते हैं, मीन्स इसको हम अपने पेरेंट के साथ कंपेयर करते हैं, और अगर वैल्यू उसकी स्मॉलर या ग्रेटर है तो वो उसको एडजस्ट हो जाएगा, जैसे कि इस एग्जांपल में आप ये देखें. सो हमारे पास सपोज पेडागॉजिकल के लिए हम कहते हैं आसानी के लिए 4 हमारे पास नंबर्स हैं, 8 10 5 और 12. तो जैसे ये 8 हमारे पास ना आया, ये हो गया तो ये पेरेंट बन गया. अब इसके बाद जो 10 है वो उसका जो है वो लेफ्ट चाइल्ड बनेगा. लेकिन 10 अगर हम मैक्स हीप की बात करते हैं तो 10 क्योंकि ग्रेटर है 8 से, तो लिहाजा ये परकुलेट होगा, और अब क्या होगा कि इट विल बिकम एज 10 8. तो इसके बाद जो है 5 आया, तो क्योंकि 5 जो है वो स्मॉलर है विद रिस्पेक्ट टू द पेरेंट, तो इसके लिए कोई चेंजेस जो है वो नहीं होगी. अब इसके बाद जो 12 है वो जो ही आपके पास आपने इंसर्ट किया एक नया एलिमेंट फ्रॉम द अरे टू द हीप, तो लिहाजा अब ये 12 जो है वो कंपेयर होगा अपने जो है वो क्या कहते हैं पेरेंट के साथ 8 के साथ, और क्योंकि 8 स्मॉलर है विद रिस्पेक्ट टू 12 तो ये परकुलेट हो जाएगा. और ये अब आपके पास इसकी जो नई शेप बनती है वो है 8 12.
अब उसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं तो 12 कंपेयर होता है 10 के साथ, तो क्योंकि 10 स्मॉलर है विद रिस्पेक्ट टू 12 तो ये परकुलेट हो जाएगा और ये आपके पास जो है इस वक्त आपकी हीप की फाइनल शेप है जिसमें आपका कोई भी जो नोड है, ठीक है जी, वो उसके चाइल्ड से हमेशा उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी विद रिस्पेक्ट टू मैक्स हीप। अगर ये इसका उलट कर दें, इसको मीन हीप कर देंगे, तो मीन हीप में क्या होगा कि जो नोड होगा वो हमेशा अपने चाइल्ड की वैल्यू से हमेशा लेसर होगा। क्लियर है जी? अच्छा जी, sorting can be performed by construct a heap from the original array। अगर heap sort की हम बात करते हैं तो construct a heap from the original array and then keep deleting the root node of the heap और sort in ascending order mean heap आप चलाते हैं, sort in the descending order आप max heap की जो है वो बात करते हैं। So the problem क्या होगा कि deletion operation may destroy the heap property। अब जब heap property को destroy करेगा तो आपको दोबारा से जो है वो प्रोसेस परकुलेट करना पड़ेंगे उन आइटम को उनकी लोकेशन के ऊपर। So after deleting the root we have to reheap the tree। So ये इसके एग्जांपल के reheap solution। So remove the rightmost any issue? नो सर। फिर यार आपकी आवाजें ऐसे तो हैरान होते हैं कि वो क्या क्या, माइक को प्लीज बंद किया करें। So reheap solution, remove the rightmost, you have a leap at the deepest level and you add a new root। So percolate down the root here and by comparing it, it's still example आपके सामने। अब आपके पास ये जो है ये मेहरबानी करके तमाम जो मेरे साथ लोग इस वक्त वो हैं अपने माइक को काइंडली जो है वो क्या कहते हैं या तो बंद कर दें या किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर आवाजें ना आए बस। वजाहत और सलमान का माइक ऑन है सिर्फ। वजाहत ने तो बंद कर दिया। अब मेरे ख्याल से बारिश सलमान की होनी चाहिए। अच्छा, ये जूम मीटिंग में जो है वो ये 40 मिनट का टाइमर इसका चल रहा होता है, ठीक है जी। तो 40 मिनट के टाइमर में कॉन्सेप्ट ये होगा कि जैसे 40 मिनट कंप्लीट होते हैं तो ये जो है वो सेशन ऑफ हो जाता है। तो हमारे पास दूसरा एक ऑप्शन गूगल मीट का भी है। उसमें एक थोड़ा सा इशू ये होता है कि वो जैसे पार्टिसिपेंट ज्यादा होते हैं वो चोक कर देता है। एक और चीज आपकी क्लास से ये पता करनी थी कि क्योंकि अभी तो यूनिवर्सिटी बंद है तो क्या ये पॉसिबल ज्यादा अच्छा नहीं होगा कि हम 3 घंटे के सेशन में चले जाएं, ठीक है जी, और वो 3 घंटे क्लास हम ले लें और इसमें आपका भी फायदा होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसे ही कर लें। हाँ, आपका ये भी फायदा होगा कि आपके पास 4 सब्जेक्ट है तो आप 2 दिन में काम खत्म कर लेंगे। 9 से 12 चलें, फिर आपके बाद 12 से 3 तक चलें, जैसे आप नमाज की ब्रेक करके चलते हैं और फिर अगले 2 दिन यानी सोमवार मंगल में आपका काम वाइंड अप हो जाएगा। बिल्कुल सर। अगर सर बेहतर है कि संडे की क्लास रख दी जाए तो वो तो सर हमारे लिए बेहतर होगा सर। दोस्त इस तरह होता है कि मतलब है कि यूनिवर्सिटी का भी हमारे पास ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं आया कि जिसमें कि यूनिवर्सिटी यानी कि टोटली बंद हो गई है फॉर द टीचिंग स्टाफ के लिए, ठीक है जी। तो जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो ये चल रहा है कि अभी कोई हम नए बिल्डिंग में शिफ्ट हुए तो वहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, ना ही नेटवर्किंग की है। तो ये कॉन्सेप्ट किया कि चलो ये कुछ दिन हम जो है ना क्लास चला दें, इसके लिए क्या कहते हैं ये मतलब घर से चला लें।
सही। तो इतवार सर को बाकी टीचर से कोऑर्डिनेट करेंगे, सर हाँ बाकी टीचर से कोऑर्डिनेट करके बता देंगे आपको हाँ, मेरे ख्याल से कि तो यार ज्यादा बेहतर सोमवार मंगल है, अगर आपकी कोई और एक्टिविटीज ऐसा सच नहीं है तो, यानी आप सोमवार मंगल, ठीक है सर, ठीक। हाँ ज्यादा, फिर इसके बाद अब आप वो डिसाइड कर लें। मेरे ख्याल से मुझे तो जो है वो आइडियल है कि सोमवार को मेरी क्लास हो जाएगी, फिर मेरी मंगल से ऑनवर्ड जो है वो अंडर ग्रेड और ग्रेड के साथ क्लास हो जाती है। ठीक हो गया सर। हाँ, देख सकते हैं उसको, अगर आप वो देखते हैं कि हफ्ता इतवार अगर आपकी जॉब्स का मसला बन रहा है तो फिर उसको भी देख सकते हैं। बहरहाल एनी हो, आज तो क्लास को 3 घंटे के सेशन में चलाएंगे, ऐसे 40 मिनट। अभी तो मुझे कोई जूम की तरफ से गिफ्ट आया कि भाई आपके सेशन को हम ब्रेक नहीं कर रहे, अच्छी बात है, वरना ये 40 मिनट के बाद ब्रेक होगा। अच्छा, तो बैक टू द टॉपिक, ये डिस्कशन भी हमारी हो गई कि जब हम ये हमारे पास अब ये एक हीप ट्री बन चुका है जो ओबे कर रहे हैं मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को। अब इसमें से जब हम हीप सॉर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा कि जो पेरेंट एलिमेंट होगा वो डिलीट होगा। अब इसका पेरेंट एलिमेंट 25 है। अब ये 25 जब डिलीट होगा तो इसका जो न्यू जो पेरेंट बनेगा वो आपका राइट मोस्ट, जो आपका डीपेस्ट लेवल होगा, उसका जो चाइल्ड होगा वो उसका पेरेंट बन जाता है। जैसे इस एग्जांपल के अंदर जो 11 है वो आपका राइट मोस्ट चाइल्ड है एट द डीपेस्ट लेवल। अब ये देखिए 25 डिलीट हुआ, यानी ये पहला आउटपुट हुआ, तो 11 जो है ये यहाँ पर जो है आपका न्यू पेरेंट बन गया। अब जैसे ये न्यू आपका मतलब है कि पेरेंट बना, तो ये जो है वो हीप की प्रॉपर्टी को अगेन चेक किया जाएगा कि क्या ये मतलब है कि सबसे ग्रेटेस्ट है विद अमंग द चिल्ड्रन नोड्स, या ये स्मॉलेस्ट। अगर स्मॉलेस्ट होगा तो ये परकुलेट होगा। इस तरह के ये आपके साथ आया। सो 11 कंपेयर होगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट इस तरह, फिर इसके बाद ये आपके पास जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आपको 22 जो है वो डिलीट होगा और जो 9 है ये आपका जो है वो न्यू पेरेंट बनेगा। तो ये इसका जो है वो प्रोसेस इस तरह जो है हीप सॉर्ट का चलता है कि पहले आप हीप अरे से हीप क्रिएट करते हैं, उस हीप को जो है वो हीप प्रॉपर्टी के मुताबिक ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर इसके बाद जो है वो डिलीट करते हैं रूट को। इसके बाद जो है वो जो आपका राइट मोस्ट डीपेस्ट लेवल के ऊपर चाइल्ड होता है वो पेरेंट बनता है, परकुलेट होता है, अपनी प्रॉपर पोजीशन के ऊपर जाता है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो डिलीट होगा, और इस तरह जो है आपकी जो है वो ट्री सॉर्ट होता है। अब इसकी बात कर लें कॉम्प्लेक्सिटी की, ये क्लियर है? जी सर। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी। सो इंसर्ट वन नोड इन अ हीप, तो इसका जो आपके पास टाइम है वो बिग ऑफ log n टाइम है। इस तरह डिलीट वन नोड इन द हीप, बिग ऑफ log n टाइम है, फॉर द रीजन क्योंकि इंसर्शन या डिलीशन ओनली कॉजेज वन नोड टू परकुलेट अप एंड डाउन अलोंग द ट्री। एक वक्त में एक होता है, लिहाजा इसका जो रनिंग टाइम वो बिग ऑफ log n है। द हीप ऑफ ए n नोड हीप इज बिग ऑफ log n। और हिपिफाई द अरे, ये आपके पास n इंसर्शन होगी तो जो इसका रनिंग टाइम होता है वो बिग ऑफ n log n आ जाता है। सो कीप डिलीटिंग द रूट एंड रीहीप तो टेक जो है वो n डिलीशन, सो अगेन बिग ऑफ n log n। तो लिहाजा सो ओवरऑल जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो बिग ऑफ n log n आती है आपकी हीप सॉर्ट की। सो अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें तो हीप सॉर्ट इज ऑलवेज बिग ऑफ n log n, quick sort is usually big of n log n, but in the worst case slows down to big of n square. So quick sort is generally faster, but heap sort is better in time critical applications. अब ये आपके पास जो है वो यहाँ तक हमारे पास जो है वो कुछ जो बेसिक हमारे पास क्या कहते हैं कि जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है कि बबल हो गया, इंसर्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया, मर्ज सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया और हीप सॉर्ट हो गया, तो ये यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको क्विक सॉर्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है तो क्विक सॉर्ट जो है मैं फिर आपको अगेन वही प्रेजेंटेशन अपलोड कर दूंगा, अगर आपको कोई इशू होगा तो फिर उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रेडिक्स सॉर्ट,
इनका जो एल्गोरिथम टाइम होगा वो बिग ऑफ n प्लस k तक जो है वो मूव करता है, यानी बेटर देन द कंपैरिजन. So represent keys as a d-digit numbers in some base k. So for example, हमारे पास keys हैं, suppose x1 up to x of the d-dimensionality, where x of I is less than or equal to k minus 1, greater than or always 0. So example हमारे पास जो है key 15 है, तो इसमें आप अगर इसको बेस 10 में देखते हैं तो ये नंबर 15 होगा, इसके टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 2 हैं और इसकी बेस जो है वो 10 हो गई. अब ये आपके पास बाइनरी नंबर है तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 4 हो गई, जो बेस है वो 2 हो गई. अब रेडिक्स आर्ट में जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह करता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं वो कांस्टेंट हैं और जो आपके पास k है, जो आपकी बेस है वो बिग ऑफ n जो है वो हम इसको assumption लेते हैं. सपोज लुक्स एट वन कॉलम एट अ टाइम. सो अगर हम एक एक कॉलम को पहले देखेंगे, जो भी हमारे पास नंबर होगा फॉर ए डिजिट d नंबर सॉर्ट द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट फर्स्ट और कंटिन्यू सॉर्टिंग ऑन द नेक्स्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट until all digits have been sorted or requires only d passes through the list. और सपोज ये हमारे पास कोई नंबर्स खड़े हैं, ठीक है जी, तो लिहाजा उसका जो रेडिक्स आर्ट का कॉन्सेप्ट होगा, एल्गोरिथम वो क्या कहता है कि ये आपके सामने सारा मैं जस्ट एक दफा कर दूं कि फॉर i is equal to 1 to do use a stable sort to sort an array on digit I. So 1 is the lowest order digit, d is the highest digit order. तो ये आपके पास पहला क्या होगा कि आप इसका जो लीस्ट जो आपका वो कॉलम है, यानी कि 3 to 6 में 6 जो लास्ट कॉलम है, पहले उसको आप सॉर्ट करेंगे और उसमें अगर जब सॉर्ट करते हैं तो लास्ट में जो 690 है ये सबसे टॉप पर चला जाएगा. तो ये आपका जो है वो डेटा पहले स्टेप में पहला डिजिट सॉर्ट हो गया. इसी तरह फिर आप जो है वो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं. ये आपके पास जो है वो सेकंड जो है वो कॉलम, तो सेकंड डिजिट वो आपके पास अगेन सॉर्ट होगा, 0 जो है वो सबसे हाईएस्ट है. फिर इसके बाद जो थर्ड आपके पास कॉलम है उसको फिर आप जब सॉर्ट करते हैं तो आपका जो एरे है वो गिवन एरे वो आपके पास सॉर्ट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू रेडिक्स सॉर्ट. ये आपके पास यानी कि फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड और फिर इसके बाद थर्ड कॉलम जो है वो आपके पास इस तरह सॉर्ट हो जाता है. बड़ी आसान सी जो है वो सॉर्टिंग की टेक्निक है. अब इसमें आपके कोई कंपैरिजन नहीं इसमें. अच्छा जी, so given n numbers of the d digit each where each digit may take up to k possible value, radix sort correctly sort the numbers in time क्या है theta d of n plus k जो है वो time. So one pass of sorting per digit takes theta n plus k, assuming that we use the counting sort. ये आगे हमने पढ़नी है counting sort को. So there are d passes for the e digit. So लिहाजा जो टोटल हमारे पास टाइम आता है वो होता है थीटा डी ऑफ n प्लस k जो है इसका रनिंग टाइम आ जाता है. अगर आप इसके ये अगेन इसके करेक्शन को देखना चाहें, ये कि क्या होगा कि आप जो है वो पहले फर्स्ट एक जो है कॉलम को सॉर्ट करते हैं, फिर सेकंड कॉलम सॉर्ट होता है, फिर थर्ड कॉलम जो है वो फिर इसका सॉर्ट होता है. अब इसके बाद जो है वो आपके पास नेक्स्ट जो है वो आ जाती है बकेट सॉर्ट. बकेट सॉर्ट क्या करती है कि assumption इससे क्या होगा, the input is generated by a random process that distribute element uniformly between 0 and 1. So क्या आइडिया है कि divide 0 and 1 into n equal size जो है वो buckets और distribute the n input values into the buckets. So sort each bucket, suppose using quick sort algorithm. So go through the bucket in order, listing elements in each one. और ये आपके पास जो इनपुट है वो आपके पास क्या है, सपोज आपके पास एक गिवन एरे है फ्रॉम 1 to n और इसमें क्या चीज है कि a of i की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी फॉर ऑल i, यानी पॉइंट्स के अंदर वैल्यू आ रही है. सो आउटपुट एलिमेंट्स a of i जो है आपके पास सॉर्टेड है. आप इसके लिए यूज करते हैं एक्सिलरी एरे जो कि 0 से लेकर n-1 होगा ऑफ द लिंक लिस्ट, ईच लिस्ट इनिशियली एम्प्टी. तो ये आपके पास सपोज एक एरे है जो आपके पास रैंडमली इसमें वैल्यूज जो है वो स्टोर हुई. तो अब इसका जो है वो आपके पास बी एक्सिलरी एरे बन रहा है. अब इसके अंदर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल 0.78 को देखें, इसका रिमाइंडर चेक करें तो ये वैल्यू जो है
वो 0.78 में फॉल, यानी 7 में इसका रिमाइंडर आता है तो 0.78 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो 0.17 है, रिमाइंडर 0.17 आ रहा है। अगर आप मॉड का फंक्शन यूज करते हैं तो लिहाजा ये आपके पास 0.17 यहाँ पर आ गया। इसके बाद आप चले जाते हो 0.39 के ऊपर, लिंक लिस्ट में आपके पास देखें तो लास्ट एलिमेंट है। अब इसके बाद 0.26 तो ये यहाँ पर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो यहीं पर रीहैश हुआ। ये हमने आगे चलकर कहाँ से पढ़ते हैं हैशिंग का, कि सेम जो स्लॉट होगी अगर उसके ऊपर वैल्यू पहले से पड़ी और वहां पर वैल्यू आई तो कोलाइड हुई, तो लिंक लिस्ट ने उसको जो है वो नेक्स्ट जो है वो अपेंड कर दिया टू द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। फिर 0.94 है। इस तरह फिर आपके पास अगेन रीहैशिंग हुई तो 0.21 यहाँ पर आ गया, 0.12 रीहैश हुआ और ये 0.23 रीहैश हुआ, 0.68 आपके पास रीहैश हुआ। और ये आपकी जो टोटल जो है वो जो वैल्यूज थी आपने उनको जो है वो वहां पर पहले ऑक्सिलरी अरे के अंदर स्टोर करवा दिया है। अब इसके बाद जब यूं ही स्टोर कराते हैं तो यहीं पर क्विक सॉर्ट के जरिए आप इन वैल्यू को सॉर्ट कर देते हैं, जैसे कि 0.12 शुड कम बिफोर द 0.17। तो ये आपके सामने देखें कि 0.12 शुड कम बिफोर द 0.17 और इसके बाद फिर 0.21 और ये आपका जो डाटा है ये बकेट सॉर्ट के थ्रू जो है वो सॉर्ट हो चुका है। So correctness of the bucket sort. So consider two elements a of I with a of j. Assume without loss of generality that a of I is less than equal to a of j. Then आपका जो वो उसकी लोकेशन होगी वो हमेशा इंग्लिश के अंदर वो भी a of I belongs to the same bucket as a of j or bucket with a lower index than a of j. So if a of I, a of j belongs to the same bucket, so sorting puts them in the proper order. So if a of I, a of j are put in the different buckets, so concatenation of the list put them in the proper order. जैसे ये हमारे पास प्रीवियस में था कि ये आपके पास जो पॉइंट अगर आप देखें कि 1 के ऊपर 0.12 है और 0.17 है, ये दोनों सेम बकेट में फॉल किए थे, आपने इनको सॉर्ट कर दिया। इफ a of I is less than a of j तो 0.12 पहले आ गया विद रिस्पेक्ट टू 0.17 और अगर वो नेक्स्ट बकेट में थे तो फिर उसको जो है आपने कनकटिनेट कर दिया। कैसे कनकटिनेट किया कि 0.17 के बाद 0.21 उसके साथ कनकटिनेट होगी। अब ये आपके पास जो है वो बकेट सॉर्ट का जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी, तो ये आपके पास जो टोटल आता है वो थीटा n आता है, ठीक है जी। लेकिन ये मैंने आपको कहा था कि इसका जो एग्जैक्ट रनिंग टाइम आता है वो थीटा n नहीं आता, उससे थोड़ा सा जो है वो ज्यादा होता है। ये रेडिक्स सॉर्ट इज एक्चुअली बकेट सॉर्ट, उसके एग्जांपल के जी वो वैल्यूज को वहीं पर जो है वो एक्चुअली पुट करता है विद रिस्पेक्ट टू कॉलम। ये आपके सामने। अच्छा जी, नेक्स्ट ये आ गया आपके पास काउंटिंग सॉर्ट। बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो क्या कहते हैं सॉर्टिंग का एल्गोरिथम है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम है काउंटिंग सॉर्ट। और इसके लिए जो है आप जो है मेरे साथ चलेंगे। अगर आपको कहीं पर समझ नहीं आएगी तो जरूर अपना माइक ऑन करके जो है वो इस कॉन्सेप्ट को जो है हम समझते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझा दूं वो ज्यादा आसान होगा, ये बाद में आ सकते हैं सारे ऊपर। अब जी कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि आपके पास सपोज ए गिवन एरे है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 5 3 0 2 3 0 3, ठीक है जी। टोटल हमारे पास जो है वो 8 एलिमेंट्स हैं। अब हम क्या करते हैं, काउंटिंग सॉर्ट हमें ये कहता है कि पहले एक अपने पास एक एक्सिलरी एरे लो जिसका नाम रखो C और उसको इनिशियली जो है वो आप उसको वैल्यू असाइन कर दो 0 0 0 0 0 और इसकी जो साइज होगा वो कितना होगा फ्रॉम जो है वो आप अपने एक्चुअल अरे को देखेंगे कि उसका मिनिमम एलिमेंट कौन सा है और मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो कौन सा है। तो इस गिवन एरे के अंदर जो मिनिमम एलिमेंट है वो है 0 और जो मैक्सिमम एलिमेंट है एरे ए के अंदर वो है 5। तो लिहाजा हमारे पास जो एरे सी बनेगा उसकी जो इंडेक्स होगा वो 0 से लेकर 5 तक जाएगा। अब अगला काम हमने क्या करना है कि हमने काउंट करना है वैल्यूज को इस तरह
कि हमारे पास जो 2 है, पहले देखिए कि जो आपके पास ए में 2 आया एक दफा, तो आपने यहाँ पर 1 लिख दिया कि ट्वाइस 2 हमारे पास एक दफा आया है। फिर आगे आपने चेक किया तो 2 हमारे पास 5th लोकेशन पर भी खड़ा है, तो लिहाजा जो 2 है वो हमारे पास जो है वो 2 दफा आया। फिर इस तरह जो 0 है वो भी 2 दफा आया। फिर इसी तरह हमारे पास आपने देखा ना कि 0 1 2 ट्वाइस हो गया। फिर 3 जो है आप देखें तो वो 3 दफा आ चुका है। ठीक है जी। फिर इस तरह आपके पास जो 4 है, आपके एक्चुअल एरे ए के अंदर 4 मौजूद नहीं है, तो आपने वहां पर 0 डाल दिया। और इसके बाद जो 5 है वो 1 आपके पास आए, यानी ये काउंटिंग कर रहे हैं, ये काउंटर आपने चलाया हुआ है पीछे जो काउंट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आपके जो नंबर्स हैं उनकी आ चुके हैं। सो 0 1 यहां तक। अब यहां तक मुझे समझा दे कि आपको समझ आ गई जी। यस सर। यस सर। सिर्फ हाँ जी सिर्फ फ्रीक्वेंसीज काउंट की यस है। सर। ओके हो गया जी। अब हम इसको जो है उसका कम्युलेटिव सम ले लें। कम्युलेटिव सम का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसीज थी ना, आपने उसको सम करना है। कैसे कि ओल्ड प्लस न्यू करना है। कैसे कि 2 लिखा तो यह 2 मैंने यहां पर लिख दिया 2। इसके बाद नेक्स्ट आया कि 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, तो मैंने 1 की जगह पर लिख दिया 2। फिर इसके बाद पीछे जो हमारे पास सम था वो था 2 प्लस 2 वो 4 हो गया। फिर 4 प्लस 3 7 हो गया। 7 प्लस 0 ये सी में देखें, 7 प्लस 0 7 हो गया, और 7 प्लस 1 तो वो 8 हो गया। तो लिहाजा आपके पास जो कम्युलेटिव सम आ गया वो इनका ये टोटल आपके पास आ रहा है। जैसे वो फिबोनाची सीरीज नहीं होता जी, कि जो है कि प्रीवियस और न्यू को जमा करें और आपका जो है वो न्यू सम बन जाता है। ये स्टेप क्लियर सर हो ये गया। रिपीट कर दें। अच्छा ये सर देखिए जी। रिपीट कर दें। हाँ मैं रिपीट करने जा रहा हूं। अब फ्रीक्वेंसीज को देखें। ठीक है जी। फ्रीक्वेंसीज आपने देखी 2 0 2 3 0 1 क्लियर हो गया जी। आप वो माइक जो यस सर। हाँ माइक ठीक हो गया। अब ये देखें कि 2 आपने लिखा 2, ये जो प्रीवियस पहले कोई नहीं था, सो 2 प्लस 2 जो है वो आप 2 लिख देंगे वहां पर 0 लोकेशन के ऊपर। ठीक है जी। इसके बाद आप क्या करोगे कि 2 प्लस 0 यानी 0 प्लस 1 किया मैंने, जो इंडेक्स 0 और 1 है, सो 2 प्लस 0, तो मेरे पास नया सम आ गया, वो आ जाएगा 2। ठीक है जी। फिर इसके बाद मैं ठीक क्या है सर। करने जा ठीक रहा है हूं सर। कि 2 प्लस 2 4 कर दिया। फिर 4 और प्लस आगे 3 को जमा किया वो 7 हो गया। 7 में नेक्स्ट एलिमेंट जो खड़ा है ठीक जो नेक्स्ट वो 0, तो लिहाजा 7 ही रहेगा। 7 में जब 1 जमा करूंगा तो वो हो जाएगा 8। ठीक है सर, क्लियर हो। चलो जी माशाल्लाह। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जरा स्टेप सुनिएगा। मैं जाऊंगा अपने अरे ए के ऊपर। ठीक है जी। अरे ए में देखूंगा और चेक करूंगा कि जो मेरे पास 3 है, 3 लास्ट जो नंबर होगा ना ए रे में, जो लास्ट एलिमेंट होगा वो 3, जो लास्ट खड़ा है वो 3 जो है उसको मैं पिक करूंगा। ठीक है जी। इसके बाद मैं कम्युलेटिव सम पर जाऊंगा और वहां पर ये चेक करूंगा कि जो मेरे पास 3 है वो कौन सी लोकेशन के ऊपर मौजूद है। ठीक है जी। जो 3 है वो कौन सी लोकेशन के ऊपर मौजूद है। आप ये चेक करेंगे कम्युलेटिव सम में तो देखें कि 3 जो है वो 7th लोकेशन के ऊपर खड़ा है। देखिए इंडेक्स को 3 को, और नीचे देखिए कौन सी जगह है, 7 है ना जी। ये काउंटिंग साथ थोड़ी ट्रिकी है, लिहाजा समझाने के लिए मैं आप माइक ऑन कर सकते हैं अपने। सर जी इसकी समझ नहीं आई, रिपीट कर दें। एक सेकेंड भाई, और कनेक्शन इज अनस्टेबल क्यों हो रहा है जी। आप मुझे बताएंगे कि कहां पर आपको मिस हुआ पॉइंट, मैं वहीं से पिक करूंगा। सर कॉलम बी की बी एरे लिया बी का, बी वाला। आप ये जस्ट पहले सिर्फ इतने तक जाएं कि मैंने यहां तक ए और सी तक अपने आप को महदूद करें। क्लियर है वो सर। पहले स्टेप पर जाएं, ए आपने लिया ही करें, फिर सी आपने उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट की, फिर आपने उसका कम्युलेटिव सम लिया।
यहाँ तक क्लियर हुआ? सी तक सर क्लियर है, सी तक सी- क्लियर है सर। सी तक क्लियर है, सबके लिए क्लियर है जी? यस ओके सर। सर। ओके सर, जी सर। ठीक हो गया जी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो है इसके लिए फिर एक अपना जो है वो एक अरे लूंगा बी के नाम से, और बी की जो साइज होगी वो ए के बराबर होगी। ठीक है जी, जो एरे में बी ले रहा हूं नया, उसकी जो साइज होगी वो एरे ए के बराबर होगी। अब मैं क्या करूंगा कि मैं ए पर जाऊंगा, उसका जो लास्ट एलिमेंट है वो 3 है, उसको लूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा कम्युलेटिव सम के अंदर कि 3 कौन सी लोकेशन पर मौजूद है। अब सी को देखें तो आप चेक करें कम्युलेटिव सम में कि जो सी में जो ऊपर देखे इंडेक्स 3 है उसके नीचे 7 खड़ा है। तो अब इसके बाद आप क्या करोगे कि ये जो 3 है इसको 7th पोजीशन के ऊपर जाकर पुट कर दोगे बी के अंदर, और एक और साथ में काम करोगे कि जो फ्रीक्वेंसी होगी कम्युलेटिव सम उसको 1 माइनस कर दोगे। क्या करोगे, कम्युलेटिव सम को 1 माइनस करोगे, तो आप सी को नीचे देखिए कि न्यूली आपका जो सी है वो एग्जैक्टली क्या है कि 2 2 4 6 7 8, आपका जो थर्ड लोकेशन के ऊपर जो पोजीशन पहले 7 थी वो अब कम होकर 6 हो चुकी है। ये क्लियर हुआ? मुझे आप आगे फिर इसके बाद मुझे चलाएं जी, आगे बताएं। जी सर क्लियर है। क्लियर। अब इसके बाद मैं फिर क्या करूंगा कि ये मेरा एक एलिमेंट यहाँ पर प्लेस हो गया बी के अंदर, बी मेरा आउटपुट है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट चेक करूंगा, ए के अंदर 0 खड़ा है। ठीक है जी, जी 0 खड़ा है। अब 0 कौन सी लोकेशन पर है? 7 0 7 पर है यार, 2 पर 7 पे जी ए में सर 7 पे है, ए में 7 पे है, और आप ए में 7 सी पर में है, ए की पोजीशन को छोड़ दें, ए में सिर्फ नेक्स्ट एलिमेंट पिक करेंगे। ठीक है जी, और सी में सर 0 पे 2 है। हाँ सी में जो है ना वो कहते हैं कि जो आपका 0 है ना, 0 वो उसके वहां पर जो है वो उसके 2 पर मौजूद है। ठीक है जी, अब आप क्या करोगे कि उसको सेकंड लोकेशन के ऊपर पुट कर दोगे। ठीक हो गया, और उसको एक माइनस ओके। करोगे अपने सी को, तो क्या हो गया कि आपका देखिए कि तो पहले 1 हो 2 था, जाएगा। अब ये 1 हो चुका है। ठीक है जी, क्लियर? ओके सर। नेक्स्ट, अब इसके बाद आप एक को चेक करें तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो 3 3 खड़ा है। आप 3 को चेक करेंगे अपने एरे के अंदर के 3 कहां पर मौजूद और है। 6 3 जो है 6 पे वो सर। एक कम होकर 6 पर खड़ा था, तो लिहाजा अब जो है ये चला जाएगा। आप सी 6 को 5 हो करंट जाएगा। सी को देखेंगे, नए सी को, तो वो आपके पास जो खड़ा है राइट मोस्ट के ऊपर सेकंड जगह पर, तो वो 6 पर। आप 6 पोजीशन के ऊपर जो है वो डाल देंगे 3 को, और इसको एक माइनस कर देंगे। किसको? अपने कम्युलेटिव 5 हो सम, जाएगा। वो 5 हो चुका है। ठीक है जी, इसके बाद बारी आनी है 2 की। ठीक है जी, 2 को चेक करें तो 2 किस पोजीशन पर खड़ा है? 4th लोकेशन के ऊपर। 5 4 2 जी हाँ, 4th लोकेशन पर खड़ा है। ये माइनस होगा और वो अब आपके पास 3 हो चुका, और वो 2 अपनी 4th लोकेशन के ऊपर जाकर स्टोर हो गया। आगे चलें। ओके सर। आगे जी, इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है वो 0 आना है। 0 जो है वो कौन सी लोकेशन पर ठहरा होगा? ये देख लीजिए 0। 0 ठीक है जी, 0 आपके पास जो खड़ा है वो आपके पास चेक करें तो वो 0 जो है वो खड़ा था। ये प्रीवियस अगर आप यहाँ पर देखें तो जो 0 है वो आपके पास यहाँ पर सी को 2 देखें पे टाइम में, तो वो 1 पर खड़ा है ना जी, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी जी सर। लोकेशन के ऊपर चला जाएगा। 1th लोकेशन के ऊपर एक माइनस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली 0 हो चुका होगा। और वो 0 हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपकी 3 की बारी है। 3 जाएगा 5th लोकेशन के ऊपर। ठीक है जी, ये 5th लोकेशन पर हुआ और ये एक माइनस होकर इस वक्त 4 हो चुका है। अगर आप करंटली देखें
तो वो आपके पास 4 हो गया। इसके बाद आप 5 को चेक करें तो 5 की जो लोकेशन आपके पास आ रही है वो आपके पास 7th लोकेशन है, वो 3 है, 5 वहां पर चला जाएगा। 5 इसके बाद 7 ठीक है। जी 2 को चेक करेंगे तो 2 आप अपनी पोजीशन को देखेंगे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर और वो वहां पर जाकर वैल्यू आपकी स्टोर हो गई। तो इस वक्त आपका जो एरे है वो 60 हो चुका है। फाइनली 0 0 2 2 3 3 और आखिर में 5 आपके पास। ये एक ओके काम सर, करेंगे कि इस एग्जाम्पल को खुद घर में बैठकर जरूर प्रैक्टिस करेंगे। ओके सर, ठीक है ओके सर। जी, ठीक हो गया जी। तो ये प्रोसेस है काउंटिंग सार्ट का कि वो क्या करता है। मैं इसको रिपीट करता हूँ अगेन सारे को कि हमारे पास क्या होगा कि हम एक एरे लेंगे और उसके अंदर जो भी वैल्यूज है आप उसको वैल्यूज दे दें अनसॉर्टेड ऑर्डर में। पहले स्टेप के ऊपर हम एक सी लेते हैं, ठीक है जी, एक ऑक्सिलरी एरे, और उसके अंदर हम काउंट करेंगे फ्रीक्वेंसीज ऑफ द नंबर्स ऑफ द गिवन एरे ए। ठीक हो गया जी। हमने इनके फ्रीक्वेंसीज को काउंट कर दिया काउंटर वेरिएबल के साथ। वो एल्गोरिथम अभी आपको दिखाता हूं, पहले आप एग्जांपल को समझ लें। फिर इसके बाद हमने इनको सारों को काउंट ओके कर दिया और जो जो वैल्यूज होगी मैंने बताया ए के अंदर जो आपकी मिनिमम वैल्यू है और जो आपकी ए के अंदर मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके सी की जो है वो लेंथ जो है वो डिटरमिन कर देगी। इसके बाद अगला काम आपको कम्युलेटिव सम करना होगा और कम्युलेटिव सम करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि आप पहले इनिशियल वैल्यू जो होगी वो 2 आएगी तो लिहाजा 2 लिखेंगे। इसके बाद 2 + 0 तो अगेन 2 लिख देंगे, 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा, 7 + 0 7 हो जाएगा, 7 + 1 आपका 8 हो चुका होगा। अब ये आपके पास प्रोसेस यहां तक पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब अगला काम हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने एक ऑक्सिलरी एरे दोबारा क्रिएट करना है। बी एम्प्टी एरे होगा और इसकी जो साइज होगी वो ए के बराबर होगी, यानी 1 से लेकर 8 एलिमेंट तक। अब हम क्या करेंगे कि हम ए में जाएंगे, इंस्पेक्ट करेंगे ए को और उसका जो, एक सेकेंड इसको एडमिट करा दें। तो जो ए का आपका जो क्या कहते हैं कि लास्ट एलिमेंट होगा, लास्ट एलिमेंट उसको आप पिक करेंगे। आपका लास्ट एलिमेंट 3 है, आपने 3 को यहां से पिक किया। कम्युलेटिव सम में जाएंगे और वहां पर ये चेक करेंगे कि जो 3 है यानी जो थर्ड आपका यहाँ पर दूसरे लफ्ज में इंडेक्स बन रहा है ये कौन सी लोकेशन पर जाकर स्टोर होना चाहिए। 3 का लिखा हुआ है नीचे 7, तो लिहाजा आप जो एम्प्टी एरे बी आपने अभी क्रिएट किया है वहां पर 7th लोकेशन के ऊपर 3 को स्टोर करेंगे और इन द मीन वाइल आप 7 को एक डिक्रीमेंट करेंगे और वो यानी ये होगा कि 7 - 1 करेंगे तो वो आपके पास 6 हो गया। और आपके पास नीचे देखें तो सी जो है वो आपके पास न्यूली अपडेटेड जो है वो इसकी ये पोजीशन या ये शक्ल शेप आपको नजर आ रही है। सो while यानी ये हम कह सकते हैं कि after inserting 3 at the index 7 so the newly shape of the C the cumulative sum array is 2 2 4 6 7 8। अब ये पहला आपका एलिमेंट यहाँ पर प्रॉपर लोकेशन के ऊपर 60 हो गया। आपने नेक्स्ट चेक करना है 0 को, लिहाजा हमने 0 को देखा वो कौन सी लोकेशन पर है कम्युलेटिव सम में, वो कहता है कि वो सेकंड लोकेशन पर है। तो लिहाजा हम अपने बी में जाएंगे, सेकंड पे उसको प्लेस कर दें। जी उसको सेकंड में प्लेस करेंगे और आपका कम्युलेटिव सम को एक माइनस कर देंगे। तो लिहाजा जो आपका न्यू सी होगा, रिपीट कर दें, जी यहाँ से रिपीट कर दें, समझ नहीं आई इसकी। अच्छा मैडम इसको इस तरह देखें कि आपने क्या पहले स्टेप को देखा कि आपने 3 पिक किया ए से, ठीक है जी, 3 को आपने देखा कि कम्युलेटिव सम में उसकी लोकेशन कौन सी आ रही है 7। आपने उसको बी के अंदर 7th पोजीशन के ऊपर जाकर स्टोर कर दिया, ठीक हो गया। और इसके बाद अपने अपने कम्युलेटिव सम जो आपका वो है उसको आपने 1 माइनस कर दिया जी, तो वो आपके पास क्या शक्ल बन गई 2 2 4 6 7 8 7 8 जी।
जी, ये पूरा हो गया स्टेप। अब इसके बाद आप अगले आइटरेशन में जब आप जाते हैं दोबारा ए के ऊपर, तो नेक्स्ट वैल्यू आपको नजर आती है, वो आती है 0। 0 जी। जी, 0 को आपने देखा अपने कम्युलेटिव सम के अंदर कि 0 कौन सी लोकेशन पर खड़ा है? 2 पे खड़ा है। सेकंड लोकेशन पर, एग्जैक्टली सेकंड लोकेशन पर। आप क्या करेंगे कि जो है वो 0 को सेकंड लोकेशन के ऊपर स्टोर करेंगे और उसी पोजीशन को एक डिक्रीमेंट भी कर देंगे सी के अंदर। तो वो ठीक, क्लियर जब हो गया। डिक्रीमेंट हुआ तो आपके पास सी की नई शक्ल क्या आ रही है कि 1 2 4 6 1 2 7 8। देखिए आपका 3 भी प्लेस हो चुका है और 0 भी प्लेस हो चुका है। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर इसके बाद आप दोबारा जाएंगे ए के ऊपर। ठीक है जी, नेक्स्ट वैल्यू कौन सी खड़ी है? 3 नेक्स्ट वैल्यू 3 3 खड़ी है। नेक्स्ट वैल्यू 3 खड़ी है। आपने 3 को चेक किया कि आपका जो न्यूली अपडेटेड इस वक्त खड़ा है सी, उसके अंदर जो 3 है वो 6 लोकेशन पर आपको नजर आ रहा है। ठीक है जी, ये देखिए ना जो बिल्कुल लेटेस्ट आपके बॉटम में खड़े हैं वो अपडेटेड आपका कम्युलेटिव सम खड़े हैं। ठीक है जी, तो आपने चेक किया कि जो 3 है वो 6 लोकेशन पर खड़ा है, यानी 6 पर इसको स्टोर होना है। तो मैंने इसको एम्प्टी पोजीशन है 6, वहां पर जाकर इसको वहां पर मैंने प्लेस कर दिया 3 को, और इस अपने जो कम्युलेटिव सम है इसको अपडेट किया। अपडेट किस तरह किया कि उस जो लोकेशन पर मैंने स्टोर किया है उसको एक माइनस भी कर दिया। तो अब आपके पास वो 5 हो चुका होगा। ये पोजीशन देखे कि अब जो बी है वो 6 पर आया और आपका वो एक डिक्रीमेंट होकर 5 पर आ जाए। यानी इसका मतलब है कि नेक्स्ट टाइम जब आपके पास अगेन 3 आएगा एरे से, तो वो 5th लोकेशन पर जाकर स्टोर होगा। इसके बाद आप नेक्स्ट चेक करें 2 को। तो 2 को आपने चेक किया कि वो लेटेस्ट में अरे में देखा आपने अपडेटेड सी के अंदर वो 4th लोकेशन पर खड़ा है। आप सीधा इसको 4th लोकेशन पर जाकर स्टोर कर दें और अपने सी को कम्युलेटिव सम को अपडेट कर दें। किस तरह कि जिस लोकेशन पर स्टोर किया उसको एक माइनस कर दें। वो 3 हो चुका है। अब इसके बाद आपके पास करंट जो है वो अपडेटेड खड़ा है, वो है 1 2 3 5 7 8 पोजीशन देखिए। अब इसके बाद अब नेक्स्ट के दोबारा आप 0 के ऊपर, तो 0 की लोकेशन आपको जो है वो नजर आ रही थी। प्रीवियस में चेक करें वो 0 1 के ऊपर खड़ा है, तो आपने उसको 1 के ऊपर प्लेस कर दिया 0 को और उसको डिक्रीमेंट किया तो वो 0 हो चुका। ठीक है जी, जब 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी नेक्स्ट इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आएगी 0। ठीक है जी, और एक और चीज भी यहाँ पर ये बता दें कि अगर आपका प्रोसेस कहीं पर भी गड़बड़ होता है तो आपकी वैल्यू सेम लोकेशन के ऊपर हैश कर जाएगी, वो भी गलत होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका 3 है, तो वो 5th लोकेशन पर जाकर स्टोर होगा और जो वो एक डिक्रीमेंट होकर वो 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका 5 है, तो 5 की जो पोजीशन है वो आपकी 7th वो पोजीशन है, वो यानी वहां पर चला जाएगा 8 पोजीशन के ऊपर और एक डिक्रीमेंट होकर वो कम हो चुका होगा। और लास्ट आपका लास्ट 2 खड़ा है। जब 2 जाएगा अपनी प्रॉपर पोजीशन के ऊपर, तो 2 की जो जगह है वो आपके पास 3rd लोकेशन है, वो वहां पर जाकर स्टोर हो चुका होगा। ये पूरा जो है वो प्रोसेस है इसका काउंटिंग सम का। क्लियर है जी? ओके सर, थैंक यू जी, थैंक यू। यस सर। जी जी, कोई है अभी रहता है भाई? एनीबॉडी वो स्टिल जो है वो अगर समझ ना आई हो तो बताएं भाई। इसके लिए काम करेंगे। अच्छा, इसका एक काम करेंगे जी, इसके लिए एक काम करेंगे। ये जो जिस तरह ये प्रेजेंटेशन में तो आपको हर एक स्टेप को ना इंडिविजुअली समझाया गया है, अगर आप इसको घर में एक्सरसाइज आप करते हैं ना, तो इसकी काउंटिंग का इतना आसान जो है तरीकाकार है वो ये है कि आप ए को लिखें, इसके बाद जो है उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दें, इसके बाद कम्युलेटिव सम को जस्ट एक दफा लिखें। ठीक है जी, और इसके बाद सिर्फ नीचे एक आप डब्बा बनाएं उसके ए के साइज का, यानी बी को लिखें और इसके बाद वो वैल्यू को चेक करें, वहां पर जाएं और वहीं पर एक माइनस कर दें और इसके बाद वैल्यू पुट कर दें। नेक्स्ट लोकेशन पर जाएं, प्रॉपर जगह पर जाएं। आपको बार बार यानी कम्युलेटिव सम लिखने की जरूरत नहीं है,
जस्ट उसको एक एक जगह काटते जाएं और एक वन डिक्रीमेंट करते जाएं। तो यानी आपका ये जो पूरा प्रोसेस है काउंटिंग सॉर्ट का, ये 4 बॉक्सेस के अंदर कंप्लीट हो जाता है। ये बार बार लिखने की जरूरत यानी समझाने की हद तक तो है, लेकिन जब इसको खुद आप प्रैक्टिस करते हैं तो टोटल जो हमारे पास बॉक्सेस बनते हैं वो आपका एक अरे ए बनेगा, एक इसका वो फ्रीक्वेंसी काउंट, एक कम्युलेटिव सम और एक नीचे बी बनता है बस। जस्ट वहीं पर बस वहीं पर कम्युलेटिव सम को देखें जी, यानी उसको माइनस करते जाए, एक काटे, यानी यहाँ पर 6 है तो 6 लिख दिया, नीचे उस पोजीशन में 5 कर दिया, 5 को फिर नीचे काट कर 4 कर दिया, 4 को नीचे 3 कर दिया। बड़ा आसान सा प्रोसेस है। ठीक है जी, स्टिल सम एनी कंफ्यूजन? नो सर, काउंटिंग कंप्लीट है सर। जी काउंटिंग सर क्लियर है सर। ओके जंग, थैंक यू जी। अब आते हैं हम इसके प्रोसेस को, एग्जांपल हम पहले समझ लें तो फिर हमें इसका एल्गोरिथम समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। अब इसका जी ये देखिए कि assumption क्या है कि sort n integer which are in the range from 0 to r। r आपकी वही जो है वो उसकी बेस को कहता है। r is the order of the n, that is r is equal to big of n। अब आइडिया क्या होगा कि for each element x find the number of the element that are less than x। जो है लाजमी बात है, अगर मैं नीचे देखूं कि x मेरे पास 5 है तो वो जो उसके 5 है वो किस जगह पर जाएगा कि वो 4, 3, 4, 2 और 5 के दरमियान ही फॉल करेगा बी के अंदर। अब इसका जो स्टेप है यानी एल्गोरिथम को जब समझा जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स ए ऑफ आई अपीयर इन द ए, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि ये मेरा इनपुट अरे है। अब मैं सी जो है वो जो फ्रीक्वेंसी काउंट की है उसको काउंट करके क्या प्रोसेस है कि मैंने पहले सी को इनिशियलाइज कर दिया 0 0 0। अब इसके बाद मैंने फर्स्ट इटरेशन पर जब लिखा कि a of 1 मेरा 3 है तो पहली i is equal to 1 था तो मैंने वहां पर 1 पुट कर दिया। नेक्स्ट मैंने 6 तो 6 की जगह 1 पुट कर दिया। इसके बाद 4 आया, वहां पर 1 पुट कर दिया। फिर 1 आया, उसको वहां पर जाकर 1 की जगह पर 1 पुट कर दिया। फिर ये देखा कि 3 ट्वाइस हुआ है तो जहां पर 3 को मैंने लिखा था ना, काउंट किया था, अब वो 3 इंक्रीमेंट होगा, 2 हो चुका होगा। तो यानी आप इसको सिंपल जो कहा जाता है ना, अगर आप देखते हैं कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप एरे को चेक करें, वहां पर देखिए कि 3 कितनी दफा खड़ा है, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, आपने वहां पर 2 लिख दिया। 6 को चेक किया, 1 टाइम है, आपने 1 लिख दिया। 4 आपके पास थ्राइस उसकी जो है एंट्रीज वो, तो आप सिंपल जाकर 4 की जगह पर 3 लिख देते हैं। इसके बाद 3 को देखते हैं तो 1 टाइम रिकॉर्डेड है तो वो वहां पर 1 लिख दिया। तो आपका जो टोटल वो नीचे बनता है वो यही बनता है कि आपका जो है वो थर्ड लोकेशन के ऊपर वो 3 टाइम एंट्रीज है और ये सारी चीजें आपने इस तरह उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसीज को काउंट करके दे दिया कि 3 आपका ट्वाइस आया है, 1 आपका ट्वाइस आया है, 2 लोकेशन 0 टाइम कोई 2 नहीं था आपका। इसी तरह जो 4 है वो आपके पास 3 दफा रिकॉर्ड हुआ है, 5 इसमें कोई चीज नहीं थी, 6 जो है वो 1 टाइम आया है। अब इसका जो कम्युलेटिव सम है उसका काउंट करने के तरीके क्या चीज है कि हमारे पास एक ओल्ड एरे है, एक न्यू एरे है, तो लिहाजा 2 आपका जो है वो ओल्ड था, सो 2 प्लस जो है इसमें न्यू जमा किया तो 2 आएगा। अब 2 जो नेक्स्ट जमा होगा 2 के साथ वो 4 चुका होगा, 4 जब जो है 4 के साथ जमा होगा तो 8 हो जाएगा, 8 जब जमा होगा 7 के साथ तो 15 हो जाएगा, 15 और जो है वो 7 22, 22 और 8 आपके 30 हो चुके होंगे। तो ये आपके पास जो है वो स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट ऑफ द ए, मैंने आपको बताया कि ए के लास्ट एलिमेंट जाएंगे, प्लेस ए एफ आई, इट्स अ करेक्ट प्लेस इन द आउटपुट एरे ए। ठीक है जी, डिक्रीज आपका जो वो काउंटर है जो कम्युलेटिव है उसको 1 से डिक्रीज कर देंगे और ये उसकी जो है वो जैसे हमारी एग्जांपल चल रही थी। ठीक है जी, ओके सर। ओके जी। और ये इसका जो है वो आपका जो स्टेप आपने किए वो अगर आप उसको एल्गोरिथम में लिखना चाहें एल्गोरिथम तो ये उसका एल्गोरिथम है कि पहले आपने जो है वो 0 से अपने CFI को 0 से इनिशियलाइज किया, फिर उसके बाद उसमें कम्युलेटिव जो है 1 1 यहाँ पर देखे गए कि ट्वाइस एंट्री थी तो 1 के साथ उसको ऐड करते गए। फिर आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएं तो आपने उसको जो है वो ओल्ड और न्यू को जमा किया, i विद i -1 किया
और इसके बाद जो है फिर आपने क्या किया कि ए को देखा, CFI में उसकी एंट्री चेक की और वहां पर उसको बी के अंदर पुट कर दिया और वहां पर इसके लास्ट स्टेप में उसको 1 माइनस कर दिया। तो इसका अगर आप रनिंग टाइम देखना चाहें तो ये आपके पास जो है वो आर टाइम उसका यानी कि टोटल अप टू द नंबर ऑफ साइज तो थीटा आर था। फिर आपने उसको एन टाइम लूप चलाई तो थीटा एन हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने उसके अंदर ओल्ड और न्यू को जमा किया तो वो थीटा आर हो जाता है और ये थीटा एन हो जाएगा। तो टोटल जो टाइम है वो एन प्लस आर इसका जो है वो बनेगा टाइम। ओके सर। सो ओवरऑल टाइम एवरेज टाइम इसका थीटा एन प्लस आर है। वो कहते हैं कि इन प्रैक्टिस वी यूज काउंटिंग सॉर्ट व्हेन आर इज इक्वल टू बिग ऑफ एन। सो रनिंग टाइम इज थीटा जो है वो एन। काउंटिंग सॉर्ट इज स्टेबल, क्योंकि स्टेबल इसलिए कि वो वैल्यूज को डुप्लीकेट को रीअरेंज नहीं करता। काउंटिंग सॉर्ट इज नॉट इन प्लेस। ये क्यों इन प्लेस नहीं होगी भाई? इन प्लेस मीन क्या है सर? ये आउट प्लेस और इन प्लेस सर समझा दें इन प्लेस का मतलब ये होता है कि वो एक्स्ट्रा मेमोरी आपसे नहीं डिमांड करेगा। सीधी सी बात, छोटी सी बात। इन ये सर तो इसमें प्लेस देखा ना भाई, ये तो उसके लिए आपने एरे लिया, इसके लिए फिर आपने वो पहले से दूसरा मौजूद एरे लिया, फिर इसके बाद सी कम्युलेटिव सम उसके लिया, फिर इसके बाद बी में उसको डेटा को डाला, तो लिहाजा ये इन प्लेस नहीं होगा सर। ये एक्स्ट्रा मेमोरी ले रहा है सर, अरेज। तो इस इन प्लेस का मतलब ये होता है ना कि इन प्लेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा मेमोरी नॉट रिक्वायर्ड। या सर ये तीनों ले रहा है सर। ये अरे हम अलग अरे बी ले रहे हैं और इस तरह सी भी अलग अरे ले रहे हैं, तो इसलिए इन प्लेस नहीं है। इट इज नॉट इन प्लेस ओके सर। बट इट इज स्टेबल, क्योंकि जब डुप्लीकेट्स आए तो डुप्लीकेट में उसकी वैल्यू को उसने चेंज नहीं किया। 3 जब एक दफा पोजीशन पर आ गया तो नेक्स्ट 3 जो है ना उसके लिए प्रीवियस 3 को चेंज नहीं किया, उसको उसने 5 पर डाला। यस सर। क्योंकि उसने उसको जो है ना उसकी पोजीशन को एक्स को जैसे देखा तो पीछे ले गया, आगे कभी नहीं ले जाता। यस सर। हाँ जी। ओके। तो अब आ जाएंगे इसका जो है ये एक कॉन्सेप्ट है कि जो आपके पास लास्ट में कंपैरिजन सॉर्ट इज अ टाइप ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट ओनली रीड द लिस्ट ऑफ एलिमेंट थ्रू अ सिंगल एब्स्ट्रैक्ट कंपैरिजन ऑपरेशन लेस देन और इक्वल टू। लाजम बात है। अब आपके पास देखिए ना जो कंडीशन आती है वो ये आती है नीचे कि इफ a इज लेस देन इक्वल टू b, यानी कि हमने पहले एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से कंपेयर किया तो या तो वो इक्वल या तो वो बराबर होंगे, या तो वो ग्रेटर होगा, या वो लेस होगा। अगर ऐसी कंडीशन कि इफ a इज लेस देन इक्वल टू b एंड b इज लेस देन इक्वल टू a, तो दूसरे लफ्जों में तो a इज इक्वल टू b हो गया ना, तो लिहाजा एंटी साइमेट्री हो जाएगा। वो कहते हैं कि इफ a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c देन a इज लेस देन इक्वल टू c। ये ट्रांजिटिविटी हो जाती है लॉ है आपका बूलियन का। और वो कहते हैं कि इफ a इज लेस देन b और b इज लेस देन a, तो इसको हम कहते हैं टोटलनेस और ट्राइकोटोमी। अब जो चीज है वो जी आपके पास आने वाली है कि ये कुछ थोड़ा सा एग्जांपल के सम ऑफ द मोस्ट वेल नोन कंपैरिजन सॉर्ट्स इंक्लूड क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, इंट्रो सॉर्ट भी है और सिलेक्शन सॉर्ट। ये कौन से हैं? अच्छा काइंडली दोस्त जो है ना अपने वो माइक बंद कर दे, वो इको प्रोड्यूस हो रही है हमारे पास जी। थैंक यू। कि सम ऑफ द मोस्ट वेल नोन कंपैरिजन सॉर्ट इंक्लूड्स, और ये आपके पास हो गए। और नॉन कंपैरिजन बेस्ड रेडिक्स सॉर्ट हो गई, काउंटिंग सॉर्ट हो गई और बकेट सॉर्ट हो गई। और कंपैरिजन सॉर्ट यूज कंपैरिजन बिटवीन द एलिमेंट्स टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट एन इनपुट सीक्वेंस। ठीक है जी। सो परफॉर्म द टेस्ट की लाजम बात है कि या तो AFI इज लेस देन इक्वल टू J होगा। एक
जात नबी दो जगह से वो कर रहे हैं, या तो लेस देन इक्वल होगा या इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा या ग्रेटर देन होगा, सिर्फ यही टेस्ट होते हैं हमारे पास, क्योंकि ये 4-5 ही हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, टोटल तो 6 नॉट इक्वल को मिलाकर। सो डिटरमिन द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ AFI एंड AFJ फॉर सिंपलिसिटी अज्यूम दैट ऑल एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। ये एक चीज है, ये पहले मेरी स्लाइड में थी कि जी लोअर बाउंड्स फॉर द सॉर्टिंग। सो हमारे पास थ्योरम है, टू सॉर्ट n एलिमेंट्स कंपैरिजन सॉर्ट मस्ट मेक ओमेगा n log n कंपैरिजन इन द वर्स्ट केस। हमने तो ये देखा कि जी जो हमारे पास क्या कहते हैं कि वर्स्ट केस में जो कंपैरिजन है वो बिग ऑफ n स्क्वायर लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि टू सॉर्ट एन एलिमेंट्स कंपैरिजन सॉर्ट मस्ट मेक ओमेगा n log n कंपैरिजन इन द वर्स्ट केस। इसको प्रूफ करना है। डिसीजन ट्री आपके पास क्या चीज होती है, इसको जरा समझने के लिए ये एक हैंड वो क्या कहते हैं कि मेड एक एग्जांपल को जरा समझ लें, फिर वो ज्यादा आसान है। ये मेरी पेपर पर की हुई एग्जांपल थी एक, ये कुछ नजर आ रही है जी? अच्छा, any comparison algorithm can be viewed as a tree of all possible comparison and their outcomes and resulting answer। हमारे पास सपोज बाइनरी सर्च है, जब हम बाइनरी सर्च को देखते हैं कि फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास एक एरे है, उसके अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट है 0 1 2। अब जो x होगा बाइनरी सर्च के अंदर वो हमेशा आपको पता है कि कंपेयर होता है मिड के साथ, या तो वैल्यूज x की जो है वो ग्रेटर देन मिड होगी या लेस देन मिड होगी। अब इसको अगर आप डिसीजन ट्री के अंदर अगर इसको आप अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें, उसको देखना चाहिए यानी एल्गोरिथम को डिसीजन ट्री के थ्रू के ऊपर, तो क्या चीज होगा कि a(n)(a)(1) इज लेस देन x, तो आपके पास दो आउटकम होंगे, या तो यस होगा या तो नो होगा। अगर आपके पास नो होता है तो आप क्या कहते हो कि a(0) यानी आप लेफ्ट साइड पर आ गए कि वेदर a(0) इज लेस देन x। अगर आपके पास नो हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि x इज लेस देन इक्वल टू a(0), और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है यानी यस है, तो फिर आपका x फॉल कर रहा है बिटवीन a(1) एंड a(0). अब दूसरी सिचुएशन पर चले जाएं, ये तो लेफ्ट हैंड साइड थी कि वैल्यू लेस थी। अब अगर वैल्यू ग्रेटर आ जाती है कि a(1) जो है इफ इट इज ग्रेटर देन x है, तो फिर क्या चीज होगी, आपका जो वो है वो राइट साइड सेलेक्ट हो जाती है, आपके पॉइंटर चेंज हो जाते हैं, तो यस। तो फिर हम क्या चेक करते हैं कि क्या जो x है वो a(2) से ग्रेटर है। अगर यस है तो देन x शुड बी ग्रेटर देन a(2). अगर नो है तो आपका जो x होगा वो फॉल करता है बिटवीन a(2) एंड a(1). यहाँ पर थोड़ा सा वो कटिंग है, काइंडली चेक कीजिएगा कि x इज लेस देन इक्वल टू a(2), x शुड बी ग्रेटर देन a(1). तो जब हम किसी भी एल्गोरिथम को यानी कि डिसीजन ट्री में देखते हैं, तो डिसीजन ट्री बेसिकली हमारे पास एक ऐसा ट्री होता है बाइनरी ट्री, जिसके जो लीफ जो होते हैं ना नोड्स, वो बेसिकली आपको जो है वो शो कर रहे होते हैं आंसर, और जो उसके इंटरमीडिएट नोड्स होते हैं वो बेसिकली बाइनरी डिसीजन यानी कंप्यूटेशन को शो करते हैं। तो अगर हम डिसीजन ट्री को कंपेयर करते हैं एल्गोरिथम के साथ, तो डिसीजन ट्री के अंदर कोई भी इंटरनल नोड बराबर है बाइनरी जो डिसीजन यानी कंप्यूटेशन के। जो भी बाइनरी सर्च यानी बाइनरी ट्री होगा, आपका डिसीजन ट्री होगा, तो वो उसका जो लीफ होगा वो एग्जैक्टली फाउंड आंसर होगा किसी भी एल्गोरिथम का, और रूट टू द लीफ पाथ जो एग्जीक्यूशन होगी वो आपके टोटल एल्गोरिथम के एग्जीक्यूशन के बराबर होती है। और हाइट ऑफ द जो ट्री होता है वो बेसिकली आपका वर्स्ट केस जो है वो रनिंग जो है वो टाइम होता है। तो यूजुअली हमारे पास जो बाइनरी सर्च है उसका जो रनिंग टाइम है, बेस्ट रनिंग टाइम वो होता है log n, और आपका जो सॉर्टिंग है उसका जो आपके पास बेस्ट रनिंग टाइम आता है वो होता है ओमेगा n log n। और एक चीज यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो आपके पास सॉर्टिंग के एग्जांपल्स हैं, सॉर्टिंग में आपके पास जो नंबर ऑफ आपके डिसीजन होते हैं, यहाँ पर तो जो सर्च ट्री में था इसके लिए सर्चिंग के हवाले से बाइंड जो आपका डिसीजन ट्री था
उसके 3 के लिए तो ये आपका पॉसिबल ट्री है। लेकिन आपके जब हम इसको चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉर्टिंग के हवाले से, तो सॉर्टिंग में तो ये होता है कि सपोज 5 एलिमेंट है तो लाजम बात है कि वो वैल्यू 1 कंपेयर होगा 2 के साथ, फिर इस तरह 2 कंपेयर होगा 3 के साथ, तो आपके नंबर ऑफ जो पॉसिबल जो इसके परमुटेशंस बनती है वो अप्रोक्सीमेटली n फैक्टोरियल बनती है। ठीक है जी। तो लिहाजा अगर आप सर्चिंग करते हैं फॉर द लोअर बाउंड्स तो हम हाइट कहते हैं कि हाइट इज ग्रेटर देन log ऑफ n। तो लिहाजा हमारे पास क्योंकि n जो हमारे पास फैक्टोरियल इसकी परमुटेशन बनेगी कि 1 2 के साथ 2 3 के साथ, ऐसा यानी पॉसिबल कॉम्बिनेशन अगर आप उसको देखना चाहें तो लिहाजा ये लास्ट में देखें कि नंबर ऑफ लीव्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर, सो हाइट विल बी इज इक्वल टू log ऑफ n फैक्टोरियल। जब log ऑफ n फैक्टोरियल को आप ओपन करते हैं तो ये बन जाता है कि log ऑफ n into n minus 1 into n minus 2 up to n। और लिहाजा जब इसको आप फर्दर जो एक्सप्लेन करते हैं सो इट विल बिकम, जब क्योंकि प्रोडक्ट है तो प्लस आ जाएगा log में, सो log n प्लस log ऑफ n minus 1 प्लस log ऑफ n minus 2 up to log ऑफ 1। तो लिहाजा इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि i is equal to 1 up to n log ऑफ i। और आप अगर मेरे इस प्रेजेंटेशन के पेज के लेफ्ट बॉटम पर देखें तो मैंने लिखा कि जो आपके पास कोई भी लॉग होता है उसका जो डायग्राम बनता है, जो नीचे बनता है, वो ऑलमोस्ट इस तरह लॉग जो है वो आगे आपके पास चलता है, यानी कि लॉग की जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी ऑलमोस्ट हाफ वो सेम आती हैं। तो लिहाजा इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि समेशन i ग्रेटर देन i is equal to n by 2 up to n log of n by 2 which can also be written as, यानी मीन्स के मैंने क्या लिखा कि i is equal to n by 2 summation log of I can be written as I is equal to 1 up to n by 2 up to n log of n by 2। और n by 2 को जब आप एक्सप्लेन करें तो वो इस तरह बनता है कि log of n minus 1, और जब इसको आपने log को ओपन किया so it will become n by 2 log n minus n by 2 which is n by 2 smaller term है, so it will be written as omega n log n। ये आपका जो है वो जो स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन है उससे सबसे आसान जो तरीकाकार है वो ये है। काइंडली अपने माइक ऑन कीजिएगा और इसको डिस्कस करें अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई तो। सर ये जो हाइट हमने ली है, ये हाइट की थोड़ी एक्सप्लेन कर दें, जो हम हाइट लेते हैं। देखिए हाइट मैं जी हाइट इस तरह होता है जंग कि आपका जो ट्री होता है ना उसकी हाइट का मतलब होता है कि जो पॉसिबल पाथ फ्रॉम नंबर ऑफ लेवल्स रूट नोड टू दी लीफ नोड, ये बनाता है कि आप इसे कहते हैं हाइट ऑफ द नोड कहते हैं। तो ये हो गया। अब जब कहते हैं ना कि हाइट ऑफ द ट्री, तो आपका जो लॉन्गेस्ट जो डीपेस्ट जो बनता है ना पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू द लीफ नोड, वो बेसिकली बनता है हाइट ऑफ द ट्री। ओके सर, ओके। और ये जो लेवल हम कहते थे ना सर वो बाइनरी ट्री में, जी जी उसमें था कि लॉग बाइनरी लॉग n 2 की पावर n या इस तरह था कोई सर, वो लेवल और ये हाइट में फर्क है सर कोई? देखिए लेवल तो बेसिकली लेवल तो ये बताता है ना कि लेवल का यूजुअली कि हम जब हम ट्री बनाते हैं ना तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो रूट नोड होगा वो लेवल 0 पर होगा। ठीक है जी। yes, sir. उसके बाद जो नेक्स्ट उसके जो चिल्ड्रन होंगे वो लेवल 1 पर होंगे और अप टू द डेप्थ पर जाता है। अब वो यूजुअली फार्मूला ये है कि जो आपके पास चाइल्ड होते हैं ना किसी भी ट्री के, जो उसकी टोटल नंबर थे वो 2 raised power h बनते हैं। ओके सर, 2 raised power h बनते हैं। तो लिहाजा आप कहीं पर भी ठहर कर देख लेते हैं कि यार ये मेरे पास नीचे पीछे स्लाइड्स में है कि अगर आप देखना चाहें कि जो उसके कितने नंबर ऑफ h के ऊपर कितने चिल्ड्रन बनते हैं या हाइट बनते हैं, वो 2 raised power h बनती है। ये पीछे स्लाइड्स के अंदर है। लेकिन मैं यहाँ पर जो चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक होता है ना कि जब हम बात करते हैं ना पाथ की, तो वो तो बेसिकली आपका पॉसिबल एग्जीक्यूशन पाथ है फ्रॉम द नोड टू द चाइल्ड। अब आप ये देखें कि सपोज अगर मैं मूव करता हूँ फ्रॉम रूट नोड टू द फर्स्ट डिपेंडेंट चाइल्ड, तो इसका जो मेरे पास पाथ है ना वो सिर्फ एक ही मेरे पास जो एज बन रहा है ना, जो लाइन बन रही है वो उसको पाथ कहलाते हैं, हम क्या पाथ कहते हैं। तो लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा होगा आपका? वो जो लॉन्गेस्ट आपका एग्जीक्यूशन साइकिल बनता है। ये जो चीज मैंने आपको एक चीज जो मैंने समझानी थी ना वो ये थी
कि यूजुअली जब हम n log n यानी मालूम करना चाहते हैं ना किसी भी अपना जी सर डिसीजन ट्री के हवाले से यानी सॉर्टिंग के हवाले से, तो जी वो आता है n log n। अब इसके लिए 2-3 तरीके हैं। जी जो यूजुअली जो जी स्लाइड्स के अंदर मौजूद था वो था स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन। अब स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन के अंदर जो पॉसिबल ट्रैक था वो काफी डिफिकल्ट है, तो मैंने अब इसके लिए क्या किया कि MIT की वेबसाइट के ऊपर जाकर और वहां पर इसी चीज को समझा कि यार ये इसका जो है वो सिंपल तरीके से हम किस तरह समझ सकते हैं। जो एग्जीक्यूशन साइकिल यानी पाथ यानी कि जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो n log n, तो ये सबसे सिंपल वे है। ओके सर अब अगर आप देखना चाहते हैं डिसीजन ट्री को, तो ये जो है वो बेसिकली कहता है कि लोअर बाउंड फॉर द कंपैरिजन सॉर्ट कि एनी कंपैरिजन सॉर्ट रिक्वायर्स ओमेगा n log n कंपैरिजन। अब इसका जो प्रूफ है वो है यूजिंग स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन कि n जो फैक्टोरियल है वो अप्रोक्सीमेटली ये बनता है आपका। सो n फैक्टोरियल विल बी ग्रेटर देन n डिवाइडेड बाय e रेज़ पावर n। अब log n फैक्टोरियल आपका n log n माइनस ये, यानी कि ये जो कुछ चीजें नजर आ रही है ये मैथमेटिक्स इट सीम्स वेरी मच डिफिकल्टिंग एंड कंफ्यूजिंग वन। सर ये तो इंडक्शन की हुई उन्होंने। हाँ मतलब वही है ना आपके, यानी कि थ्रू इंडक्शन, या आप इसको इसी को आप हल कर सकते हो थ्रू इंटीग्रल्स। ठीक है जी, इंटीग्रल की भी मेरे पास सोल्यूशन है, लेकिन जो मुझे सबसे सिंपल जो सोल्यूशन लगा वो ये MIT का लगा, वो जो मैंने आपके साथ यानी कि लिखा और उसको कैम स्कैनर के थ्रू आपको सामने पोस्ट कर दिया जल्दी में कि ये इसका सोल्यूशन आपके पास नजर आ रहा है। ओके सर जी, तो डिसीजन ट्री की जो मैंने को बताया था कि ये डिसीजन ट्री अगर आप सॉर्टिंग में सिर्फ 3 वैल्यूज को भी अगर आप सॉर्ट करना चाहें तो आपके पास क्या चीज होगा कि कोई भी 3 वैल्यूज है कि आप यानी फर्स्ट को कंपेयर करते हैं सेकंड के साथ, तो डिसीजन ट्री के जो 2 आपके पास पाथ बनते हैं वो लेफ्ट साइड होता है ऑलवेज लेस देन और इक्वल, और जो राइट साइड बनेगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन बनता है। तो लाजिम बात है आपके पास जो डिसीजन होगा वो यस होगा या नो होगा। अगर आप नो आते हैं तो आप लेफ्ट साइड पर आते हैं, अब यस होता है तो आप राइट साइड पर चले जाते हैं। तो नो हो गया, सो 2 विल बी कंपेयर विद द 3, और इसके बाद अगर वो लेस है तो आपके पास जो पॉसिबल लीव जो है ना वो रेक्टेंगल आपको लीव दिखा रहा है, तो आपका ये शक्ल बनती है कि जो एलिमेंट होंगे ना वो 60 होंगे, वो होगा 1 2 3, यानी 1 will be compared with the second, 1 is less than 2, then 2 is compared with the 3, it means the possible path is 1 2 3। तो इसके बाद आपके पास नेक्स्ट बनता है कि जी अगर आप ये राइट साइड पर आ जाए कि 1 कंपेयर होगा 2 के साथ, और अब आपका जो 1 है वो ग्रेटर है, तो फिर 1 कंपेयर होगा 3 के साथ। तो ये पॉसिबल जो आउटकम आपको नजर आ रहे हैं ना सिर्फ 3 के, अगर आप चेक करना चाहें तो जो आपको लीफ नजर आ रहे हैं वो है 1 2 3 4 5 6। तो 6 आपके पास पॉसिबल आउटकम है सिर्फ 3 के, और अगर आप इसको इस तरह बढ़ा दें कि ये 3 की जगह पर इसको आप 10 कर दें तो आप अंदाजा करें कि आपका ट्री कितना बड़ा होगा। तो लिहाजा सॉर्टिंग आपके पास n फैक्टोरियल जो है वो लीव्स आपके छोड़ती है, यानी n फैक्टोरियल परमुटेशन आपके पास आते हैं। ये इसकी एग्जांपल भी साथ में खड़ी है यहाँ पर, ये एग्जांपल है कि जिसमें आप जो है वो पॉसिबल चेक कर रहे हैं कि आपके पास सॉर्ट करना है 9 to 6 को, कि 9 कंपेयर होगा 2 के साथ एज ए 1 इज ग्रेटर देन 2, सो ये स्वैप हो जाएगा। इसके बाद जो है वो 2 ये 9 कंपेयर होगा 6 के साथ, 9 ग्रेटर है तो एक्सचेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 6 9। तो आपके पास पॉसिबल क्या डिसीजन ट्री में शेप बनी x2 x3 x1, ये एक आइटरेशन अगर आप उसको देखना चाहें तो ये आपके पास टोटल जो आपके पास जो है वो लीव्स कितने होते हैं 2 raised power h। तो ये वही चीज जो हमने यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ लीव्स बनते हैं किसी बाइनरी ट्री के वो 2 raised power h बनते हैं। ये जी आपका मुश्किल वाला प्रोसेस को हमने यहाँ पर इस तरह कर दिया, आसान हो गया। अब ये आपके पास आखिर में कुछ चीजें हैं कि हाउ टू सॉर्ट डिस्टिंक्ट इंटीजर इन रिवर्स ऑर्डर। रेडिक्स सॉर्ट इज बेस्ट इफ स्पेस इज नॉट अ फैक्टर।
Insertion sort big of n square always worst case. Selection sort always big of n square. Bubble sort big of n square always worst case. Quick sort आपके पास worst जो है वो big of n square है और median of the three जो है picket peeving वो क्या चीज है big of n log n. Quick sort का concept तो है ना आपको कुछ idea? Yes, sir. Okay, then great. सारी क्लास को आइडिया ना क्विक सॉर्ट का? क्विक सॉर्ट थोड़ा एक्सप्लेन जी, थोड़ा थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करके देखिए क्विक सॉर्ट क्या चीज होती है जी? सर ये दो जी क्विक सॉर्ट काइंडली, ये बहुत सारे लोग बैठे हैं हमारे साथ, किरण, लतीफ, हनीफ, अंबर, अमरीन वगैरह, ये लोग जरा सर बोले थोड़ा सा। जी जी बोलेंगे भाई? सर ये दो वैल्यूज को क्विक सॉर्ट सर ये बेसिकली सर जो यूजर डिफाइंड अरे होती है उसके अंदर हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं अपने रूट डिफाइंड को, जो पेरेंट से हम चाइल्ड की तरफ जा रहे होते हैं। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो गई है, कोई और बंदा बोले भाई। सर इसमें ये सर इसमें हम क्विक सॉर्ट में तो हम कोई भी नंबर सेलेक्ट करते हैं और उसको कंपेयर कर रहे होते हैं रैंडमली सब नंबर्स के साथ। वो तो सॉरी रैंडमली तो नहीं होगा वो। थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प कर दूं कि पीवट जो है वो पीवट को लेते हैं और पीवट होता है और ये चीजें। जी जी, एक हम लेते हैं ना सर, उससे उसी को पूरी अरे हम एक अरे ले लेते हैं, उससे चेक करते हैं कि इससे ग्रेटर है या लेस है जो नंबर हमने करना। एक दरमियान में हम लेते पिवट नंबर ले लेते हैं, उसी के अगेंस्ट ही हम सारी जो अरे है लेफ्ट अरे और राइट अरे को सॉर्ट करते हैं। सारी गड़बड़ हो रही है, कंफ्यूजिंग में ना, आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं है। ये क्विक सॉर्ट कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम एक इनिशियली अनसॉर्टेड एरे लेते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम उनमें से सिलेक्ट करते हैं पीवट, यानी वो वैल्यू जिसके बेस के ऊपर हम अब अपने जो है वो एरे को तकसीम करेंगे। क्या करते हैं कि पीवट सेलेक्ट करने के तीन तरीके हैं कि रैंडमली आप कोई भी नंबर को सिलेक्ट कर दें, कॉल्ड इट एज अ पीवट। एक होता है कि आपका लास्ट एलिमेंट शुड बी सिलेक्टेड एज अ पीवट, फर्स्ट एलिमेंट शुड बी सिलेक्टेड एज अ पीवट, या आपका जो है कि मीडियन ऑफ द थ्री शुड बी पीवट सिलेक्टेड एज अ पीवट। ठीक, अब होगा क्या कि इसके बाद आप उस पीवट के बेस के ऊपर लिस्ट को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो आप स्कैन करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और या स्कैन करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जब आप स्कैन करते हैं ना फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका पीवट कंपेयर होता है और पहले एलिमेंट के साथ, यानी कि लार्जेस्ट उधर से चलता है, राइट से चलता है, और वो अगर वैल्यू उससे ग्रेटर लेस होगी तो वो लेफ्ट साइड पर चली जाएगी। जब आप उसको स्कैन करेंगे ना लेफ्ट से राइट की तरफ, तो फिर आप ग्रेटर के ऊपर जो है ना उसको वहां पर स्टॉप करते हैं और उसको जो है एक्सचेंज कर देते हैं राइट साइड के ऊपर। तो इसका मतलब ये होगा कि ये पूरा प्रोसेस चलने के बाद जो आपका पीवट होता है वो इसको दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। वैल्यूज दैट आर लेस देन पीवट should be on the left side, values that are greater on the greater from the pivot should be put on the right hand side. तो ये अब इसके बाद आपकी जो पीवट होता है वो सेंटर में जाकर सिलेक्ट हो आ जाता है, प्लेस हो जाता है। तो ग्रेटर राइट साइड के ऊपर, लेसर लेफ्ट साइड के ऊपर। फिर उसके बाद अगेन आप वो लेफ्ट साइड वाली को लेते हैं, फिर उसमें वही प्रोसेस वो पीवट, यानी ये रिकर्सिव एल्गोरिथम है, तो ये रिकर्सिव सारा कर्सिव होता है। मैं ऐसा करूंगा कि ये सर क्विक सॉर्ट में डिवाइड एंड कंकर रूल भी आता है ना? जी, डिवाइड एंड कंकर है ना, डिवाइड एंड कंकर अप्रोच है ना कि लिस्ट को डिवाइड करता है ना बार बार, तो डिवाइड एंड कंकर अप्रोच है। जी सर, लेकिन वो और सर ये फास्टर भी है ना?
जी बाकी एल्गोरिथम जैसे ये फास्टर भी काम करते हैं ना और एल्गोरिथम एज कंपेयर टू। जी क्विक सॉर्ट स्मॉलर के लिए वो तेज है आपके पास, लेकिन जो अगर आप अभी सॉर्टिंग का वो लुबे लुबाब निकाले ना, तो वो लुबे लुबाब ये कहता है कि आपके पास कंपैरिजन वो चल रहे हैं बिग ऑफ एन स्क्वायर की तरफ, जो नॉन कंपैरिजन है वो है एन लॉग एन। और इसी तरह इसके अंदर कंपैरिजन में आपको जो क्विक सॉर्ट है वो एन लॉग एन में चलता है। ठीक है जी, मैं इस एक काम करूंगा कि ये स्लाइड भी डाल दूंगा, ये क्विक सॉर्ट की अगर किसी को आइडिया नहीं है तो वो क्विक सॉर्ट को दोबारा से जरा रिव्यू कर ले, जरा उसको क्लियर हो जाएंगे। ये आपके समझ लें कि वो क्या कहते हैं कि प्री रिक्विजिट में आ जाएंगे, ये बेसिक वाले भी और ये क्विक सॉर्ट भी। बिल्कुल सर। ओके ओके जी। सो हीप सॉर्ट इज ऑलवेज बिग ऑफ एन लॉग एन, इसीलिए तो बेस्ट समझा जाता है। ठीक है जी, मर्ज सॉर्ट ऑलवेज बिग ऑफ एन लॉग एन। रेडिक्स जो है वो बिग ऑफ एन, अगर हम के को अगर वो एन को बहुत लार्जर समझे तो के हमारे लिए माइनर हो जाता है। रेडिक्स एन प्लस के नहीं होता सर? एन प्लस के है, लेकिन अगर आप के को एन की लार्जर वैल्यू को लेंगे तो फिर के तो आपके लिए स्मॉलर हो जाता है ना। मैंने आपको सुने तो सही, मैंने आपको ये कहा था ना कि ये एक्टिव रिसर्च टॉपिक है, एक्टिव रिसर्च टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द MIT। मतलब है कि जी आपका इस वक्त कोई ऐसा एल्गोरिथम नहीं है जो यानी कि वो एग्जैक्टली 100% बिग ओ ऑफ एन तक खड़ा हो। मैंने बताया ना कि जो इस वक्त लेटेस्ट है ना, उसका जो रनिंग टाइम है एक्यूरेट वो है बिग ओ ऑफ एन अंडर रूट लॉग लॉग एन। ठीक है जी। अच्छा, ये थोड़ी सी वो गाइडलाइंस के अगर आप जब भी सॉर्टिंग करना चाहते हैं कि डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स इन रैंडम ऑर्डर, क्विक सॉर्ट इज बेस्ट, हीप सॉर्ट इज गुड, मर्ज सॉर्ट इज आल्सो गुड बट इफ स्पेस इज नॉट द फैक्टर, क्योंकि मर्ज में तो आपको ऑक्सिलरी एरे चाहिए होता है ना जी। ये इंसर्शन सिलेक्शन ये सारे वो चल रहे हैं। अच्छा एक काम करेंगे, आपके पास कॉपीज तो होंगी ना जी? जी सर। जरा कॉपी थोड़ी अपनी बाहर निकालिएगा सारे लोग। ये तमाम लोग जो मुझे लिसन कर रहे हैं काइंडली जरा कॉपीज अपनी निकालिएगा। यस सर। निकल आई सब की कॉपीज? ये एक मिनट, ये सिद्रा गुल भी आपकी कॉपी सामने है? अगर अपने माइक को आप अनम्यूट करें तो। यस सर, कॉपी है मेरे पास। ओके जी, देन व्हाट अबाउट द अंबर अमरीन? यस सर, कॉपी है मेरे पास। ठीक हो गया जी। एक हमारे पास वो मिस समीना नाज के असरानी थी, वो लीव कर गई हैं सर। जी लीव कर गई है सर। लीव कर गई। अब ये थोड़ा सा वो करेंगे कि ये काइंडली जब क्लास का सेशन स्टार्ट होगा तो स्टार्ट टिल एंड जाएंगे, लीव दे करेंगे। तो ये जरा क्विज जरा थोड़ा सा मेरे साथ हल कीजिएगा। जी सर। जी अब ये रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ना लाइव? जी ये रिकॉर्डिंग हो रही है जी, बिल्कुल जी। थैंक यू सर। ये टाइमिंग कंपैरिजन आपका बबल का, इंसर्शन का, सिलेक्शन का, इस तरह शेल सॉर्ट, काफी एल्गोरिथम्स हैं ये सॉर्टिंग के ऊपर। सो ये आपके पास एन लॉग एन सॉर्टिंग जो एल्गोरिथम्स है, हीप, मर्ज और क्विक का आपके पास जो है वो टाइम जो है ग्राफ चार्ट, और ये आपके पास जो है वो कंपेयरिंग द फंक्शन आपके सिंपल वैल्यूज के लिए। अब ये आपका क्विज है। सो ये जी जरा हल कीजिए मेरे साथ, और फिर इसके बाद इसको आप हल करके नोट करें। हल करने के बाद फिर इसको जो है गूगल क्लासरूम के ऊपर आप एज अ जो है वो असाइनमेंट मुझे अपलोड करते जाएंगे।
ये मास्टर थ्योरम अप्लाई करना है कि इसका क्या, इसका जवाब आएगा TFN by 2 + 2n का, 0.5 का, 2n t का, और इसके बाद 64t का। Solve the following के TF7n is big of n, और ये चीज जरा नोट कीजिएगा, बी में ये 3n क्यूब है और 220n स्क्वायर है, +5 is big of n क्यूब है। ये लास्ट में चेक किया आपने भाई? हाँ, ये 3n क्यूब है। ये क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट, 3n क्यूब +20n स्क्वायर +5 is whether big of n क्यूब। इसको मास्टर थ्योरम में सॉल्व करना है सर जी। क्वेश्चन नंबर 1 Question विद द हेल्प two- ऑफ मास्टर थ्योरम, और क्वेश्चन नंबर जो और 2 two- ऑफ n जी, जो 2 है वो सर ये आपका क्वेश्चन सिंपल आपने चेक करना है कि क्या ये 7n - 2 इज बिग ऑफ n। यस सर नीचे वाला आपका वो क्या चीज है इसका? n क्यूब। हाँ, ये मोबाइल अपने आप, अब इसको म्यूट कर सकते हैं आप अपने इसको। सर ये अभी करके देना है या यानी ये आप नोट कर लें, क्विज वैसे होते उसी ये टाइम है असाइनमेंट? जी, क्विज वैसे होते उसी टाइम है, ड्यूरिंग द क्लास सर ये होते कब हैं। तक अपलोड करनी है? ये आज कर देनी है आज सर? जी। ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है भाई। सर हम रात तक कर देंगे क्योंकि सर अभी मैंने जाना है कहीं पे, मेरे वेट शादी पे। ओके, तो चावल फिर वो मैं कर अकेले दूंगा खाएंगे? सर आप ही आ जाए। ओके, अच्छा ये जो डी है ना, उसमें ये एन, जो डी को देखे ना, TFN 64 TN/8 है, -n स्क्वायर होगा, ओके सर, n स्क्वायर लॉग n है। तो ये फिर आप अपलोड कर ओके जी। देंगे। अच्छा, मुझे वो जो ओके। समाद है, समाद, यस सर। मैंने कहा ये फिर प्रोसेस ठीक है ना आपका? 3 घंटे की क्लास अगर चल जाती है तो वो ज्यादा आसान है। सर क्योंकि सर आसिफ साहब से रब्ता नहीं हुआ, बाकी अहमद जान साहब ने कहा कि मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, उनका कोई इशू नहीं है सर, उनसे उनकी क्लासरूम को पता लग जाए फिर कोई इशू नहीं होगा। उन्होंने अभी तक टाइमिंग नहीं बताई। वो भी तो उनसे सर कि आपके जूम पर चलेंगे ना, ऑनलाइन सेशन पर। सर ये 3 जी, घंटे की जो क्लास होगी तो वीक में एक ही होगी फिर? हाँ, वीक में एक ही करेंगे फिर। 2 दिन क्योंकि सर या 1 3 दिन क्रेडिट मंडे को या जी तो सर ये 3 क्रेडिट आवर सब्जेक्ट है ना, तो एक ही हो पाएगी ना आई थिंक। जी, तो एक ही क्लास होगी वीक में, तो हम आसानी में होंगे ना कि आपके 3 ठीक है घंटे सर। लग गए। अभी तो हम नॉन स्टॉप देखो चल रहे हैं ना, जी सर। जी सर। तो नॉन स्टॉप 9 में बजे गए तक। तो आप ऑलमोस्ट आपके 2 घंटे हो गए। सर जी इसमें सर। एक और ऑप्शन होता है ना सर, आप सबके माइक्स बंद कर दें, जिसने क्वेश्चन करना होगा तो वो हैंड राइज कर लेगा या नीचे मैसेज कर देगा ना, जी तो ऐसे तो खच बन जाती है, कोई इधर से शुरू हो जाता है कोई उधर से शुरू हो जाता है। नहीं, देखिए मैं एक आपको बात बताऊं सदाम, बात इस तरह है कि इस वक्त अब हम सब लोग काफी सीनियर किस्म के कह दो या कह सकते कि मैच्योर बैठे हैं। जी ठीक है सर। जी। तो मैच्योर जब क्लास चल रही होती है और बैचलर क्लास में बड़ा फर्क होता है। तो यूजुअली लोग जब बोलना चाहते हैं तो वो अपना माइक ऑन करते हैं, या जब टीचर कहते हैं कि यार अब मैं ये चीज पढ़ा रहा हूँ, इस पर आप डिबेट करें मेरे साथ, ठीक है जी, तो माइक ऑन हो गया। जैसे आपकी बात पूरी होगी आपने माइक ऑफ कर दिया। अब जैसे हम अगर सेमिनार में बैठे होते हैं तो सेमिनार्स के जब हम अटेंड कर रहे होते हैं तो हमारा यही कॉन्सेप्ट होता है ना कि जी जब हमने बोलना है तो हम अपना माइक ऑन करेंगे, जब हमने नहीं बोलना तो हम माइक ऑफ करेंगे, क्योंकि हमारी कोई भी कन्वर्सेशन होगी तो वो लाजम बात है कि वो तो डिस्टर्ब करेगी ना ऑडियंस को। बिल्कुल। तो वो तो हमारा ये अब इस लेवल पर हम एक दूसरे के साथ, वो कहते हैं ना कि जब आप, वो कहते हैं ना बच्चे की काद बाप से बड़ी हो जाती है तो फिर वो बाप भी उसके साथ बड़ा तरीके से बोल रहा होता है, ठीक है। हाँ, सबसे बड़ी है वैसे भी जी,
सदाम की कद वैसे भी सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी है, तो उस चीज को देखते हुए ना, तो ये तो नॉर्मल प्रोटोकॉल्स हमारे हैं कि लाजमी बात है जब हमने चलना है। जो चीज मेरे लिए आपके साथ वो जो कंसर्न है ना, वो ये था कि 3 घंटे की क्लास रखें, उसको चलाएं। अगर आप फील करते हैं कि नहीं हमारी कोई ड्यूटीज हैं और हम कोई फंसे होते हैं, तो उसको हम सैटरडे को मूव कर सकते हैं। मैं सर डिसाइड कर लेंगे जो जॉब होल्डर है उनसे पता करता हूँ कि उनको कोई इशू तो नहीं है। अगर उनको कोई इशू होगा तो फिर मैं आपसे कंसर्न कर लूंगा, क्या फिर आपको बता दूंगा क्या करना। हाँ, क्योंकि हमारे लिए तो वो तकरीबन घर में तो ऑलमोस्ट हर वक्त वो तो है नॉर्मल। तो वो मंडे तो हमारा फर्स्ट वर्किंग डे था, तो लिहाजा मैंने कहा कि यार हमारा टाइम वैसे जाया हो रहा है, तो पहले हम क्लास को जो है ना पिक कर लेना। अच्छा, एक और काम होगा नेक्स्ट हमारे पास, ये जरा सुनिएगा कि यस सर। मैं अगले जो आपकी वो क्लास लूंगा, इसके बाद फिर मैं ये करूंगा कि मैं जो है वो आपको दे दूंगा कुछ मैं सर्च कर लूंगा जो लेटेस्ट मेरे पास लेक्चर्स है ना जी, यानी सॉरी पेपर्स, लेटेस्ट पेपर्स दे देंगे, वो हर एक को फिर असाइन कर देंगे और वो उस पेपर को फिर पढ़ेगा और फिर उसके ऊपर अपना क्रिटिक देगा, यानी एक प्रेजेंटेशन बना देगा कि ये मेरा टॉपिक था, ये मैंने पेपर पढ़ा, इस पेपर में ये आइडिया था, इसका ये मेथोडोलॉजी थी। और मैं आपको जनरली जो है पहले खुद एक पेपर लेकर और इसको समझा दूंगा कि पेपर पढ़ने के क्या तरीकाकार होता है, पेपर में क्या चीज किस तरह ढूंढी जाती है। ठीक है जी। तो वो सब कुछ करने के बाद फिर हम जो है ना नेक्स्ट वीक इस जो है ना रिसाइटेशन पर चले जाएंगे, ताकि हम रिसर्च वर्क में ये काम भी थोड़ा सा अपना खींच लें कि जितने भी हमारे साथ फाइनली स्टूडेंट हैं, मुझे तो कल मैंने देखा 18 हमारे साथ हैं लोग 25 में से, तो वो उन 18 को हम ये करेंगे कि एक एक असाइन कर देंगे पेपर, फिर वो उसको तैयार करेगा, हफ्ता 10 दिन उसको टाइम लेंगे, फिर वो उसके बाद जो है उसको फिर 1 by 1 ऑनलाइन हर एक होकर और फिर उसको अपनी प्रेजेंटेशन देगा। ठीक से। ओके, एज ए इंडिविजुअल आप असाइन करेंगे एज अ ग्रुप में? एज ए इंडिविजुअल असाइन करूंगा जी। ठीक हो गया सर, ठीक है। हाँ, इंडिविजुअल असाइन करूंगा हर एक को कि वो उसको देख ले, उसको पढ़ ले। पहले हम थोड़ा सा जनरली वो एक पेपर उठाकर और उसको समझ लेंगे, लेकिन मैं करूंगा कोशिश कि ये वो सारे एल्गोरिथम के, ठीक है जी, इसके रिलेटेड, ताकि वो होंगे थोड़े से टफ। मैं देखता हूँ एल्गोरिथम के तो हमें आसान से मजेदार लेटेस्ट मिल जाए, ताकि उसको हम कवर अप कर सके, आपको एक आइडिया हो जाए कि हाउ टू रीड द पेपर, हाउ टू राइट द क्रिटिक्स ऑन द पेपर। ठीक से। ओके, ठीक हो गया जी। कोई और क्वेश्चन वगैरह तो नहीं? नहीं ठीक है जी, मैं इसको फिर गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर दूंगा। होगी तो काफी बड़ी सी वीडियो हो जाए। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट समाज। फिर मुझे आप बता देंगे कि क्या आपकी जो है वो है चीज। ठीक हो गया जी? कल क्लास होगी? नहीं, कल तो मेरे आपके साथ क्लास नहीं होगी सर जी। बोले जी। ये कब क्लास होगी सर अब आपकी? जी मैं बता दूंगा सर, मैं बता दूंगा। हाँ, नेक्स्ट मेरी क्लास आपके साथ नेक्स्ट वैसे पॉसिबल नेक्स्ट मंडे को होगी। ओके सर, ठीक हो गया जी। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।